हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। भाई पढ़ाई शानदार चलनी भी चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स आने ही वाले हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे जनवरी 2023 की विज़न की मंथली मैगज़ीन आउट हो चुकी है, तो उसको अब हम कवर करेंगे। आज हम इकोनॉमी के पार्ट को कवर करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है और उसमें से क्वेश्चंस भी बनते हैं और सबसे ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी भी इकोनॉमी को समझने में होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इकोनॉमी के पार्ट को। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में जो पहला टॉपिक है दैट इज़ WTO, न्यू एग्रीमेंट ऑन फिशरीज़ सब्सिडीज़। जो WTO है भैया हमेशा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। और ये UPSC का हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक है, एक ना एक क्वेश्चन इससे बनता ही है। जब फेवरेट है तो हम इससे पढ़ भी लेते हैं। क्यों फेवरेट है? क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। जब क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। अभी न्यूज़ में क्यों है बात की जाए तो अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो स्विट्ज़रलैंड है वो WTO का पहला ऐसा मेंबर बना है जिसने WTO की जो नए एग्रीमेंट थे फिशरी सब्सिडीज़ पर उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और बात की जाए तो स्विट्ज़रलैंड जो है उसने अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस दे दिया है। किसको दिया है? तो जो WTO के DG हैं, डायरेक्टरेट जनरल, उनको क्या किया, उन्होंने एक इनफॉर्मल मीटिंग चल रही थी WTO की मिनिस्टीरियल मीटिंग, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो स्विट्ज़रलैंड है उन्होंने अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस दे दिया कि भाई ऐसा है कि आपका जो एग्रीमेंट है फिशरीज़ को लेकर, फिशरी सब्सिडीज़ को लेकर, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। ये हरकत किसने की है भाई? हमारे स्विट्ज़रलैंड ने की है। अब ये जो मीटिंग हो रही थी, इनफॉर्मल मीटिंग हो रही थी WTO की, वो कहाँ पर हो रही थी? तो स्विट्ज़रलैंड के डेवोस में ही हो रही थी। जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक एनुअल मीटिंग हो रही थी तो उसके साइड में ही WTO ने भी अपनी इनफॉर्मल मीटिंग कर ली और मौका देखते ही स्विट्ज़रलैंड ने कहा कि ऐसा है कि आपका जो नया एग्रीमेंट है फिशरी सब्सिडीज़ को लेकर उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। जो एग्रीमेंट है आपका कौन सा एग्रीमेंट रहा? WTO का जो एग्रीमेंट है फिशरी सब्सिडीज़ को लेकर, वो जो आपका एग्रीमेंट है वो अडॉप्ट हुआ था जब 12th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुई थी WTO की 2022 में। कहाँ पर? जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और ये जो आपका एग्रीमेंट है क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में साइन हुआ था तो इसको जनेवा पैकेज भी बोलते हैं। जनेवा पैकेज का ही एक पार्ट है ये एग्रीमेंट जो कि बात करता है फिशरी सब्सिडीज़ को लेकर। ये एक्सेप्टेंस है, जितने भी आपके WTO के मेंबर हैं उनमें से 2/3 जो मेंबर्स हैं वो अगर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो फिशरी सब्सिडीज़ को लेकर एग्रीमेंट है, इसको जो आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके 2/3 मेंबर अगर एक्सेप्ट करेंगे तब ये एग्रीमेंट जो है वो इफ़ेक्ट में आएगा। तो इसमें अभी जो है स्विट्ज़रलैंड ने इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये जो नया एग्रीमेंट है ये क्या है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। नया एग्रीमेंट है वो क्या बात करता है? वो बात करता है पहले प्रोहिबिशन ऑन सब्सिडीज़ को लेकर। जो आपकी इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग होती है उसके लिए जो आप सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है, उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोहिबिशन लगाया है। अंडर द स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये क्या कहते हैं, 2 साल का पीस क्लॉज देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि उनको क्या करना है, ये जो सब्सिडीज ये देते हैं वो नहीं देनी है। वो जो सब्सिडीज है उसको प्रोहिबिट किया जा रहा है। लेकिन वो सब्सिडीज़ कौन सी होती हैं? जो इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग पर दी जा रही है उसको इन्होंने बैन किया है। दूसरी बात करें तो प्रोहिबिशन इन्होंने लगाया है, किस पर लगाया है? ऐसी सब्सिडीज़ जो कि ऐसी फ़िशिंग या फिर फ़िशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जा रही हैं जो कि ओवरफिश्ड स्टॉक की रिगार्डिंग है। ओवरफिश्ड स्टॉक के रिगार्डिंग जो फ़िशिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं या फिर फ़िशिंग हो रही है जो कि ओवर स्टॉक के लिए हो रही है, ओवरफिश्ड स्टॉक्स में हो रही है, वहाँ पर भी सब्सिडीज़ नहीं देनी है, ये एग्रीमेंट बोलता है।
अब जो है स्टॉक ओवरफिश्ड है या नहीं है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई किसको दी गई है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसी कोस्टल स्टेट को जहाँ पर ये ओवरफिश्ड फिशिंग हो रही है। ठीक है, तो जो कोस्टल स्टेट है जहाँ पर ये एक्टिविटी हो रही है वही रिकॉग्नाइज करेगा कि भाई जो आपकी फ़िशिंग है ये ओवर स्टॉक है या नहीं है। ठीक है, रीजनल फिशिंग मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर अरेंजमेंट जो है उस एरिया के लिए दिया जाएगा या फिर वहाँ उस स्पीसी के लिए दिया जाएगा जो कि इसके कॉम्पिटेंसी में होगा। और क्या बात की गई है, तो और बात की गई है कि भाई ऐसी फ़िशिंग हो रही है या फिर फ़िशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही है जो कि ऐसे एरिया में हो रही है जो कोस्टल मेंबर या फिर नॉन मेंबर की जुरिस्डिक्शन से बाहर है। भाई अपनी औकात से बाहर ही फैल जा रहे हो आप। ठीक है, जितना आपका जहाँ तक आपका जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, आप वहाँ पर जाकर अगर फ़िशिंग कर रहे हो और ऐसी फ़िशिंग के लिए सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहे हो तो WTO ने बोला है कि भाई वहाँ के लिए सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना नहीं है। तो ऐसी जो भी सब्सिडीज़ दी जा रही हैं उनको बैन लगाया जा रहा है इस एग्रीमेंट में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ड्यू रेस्ट्रेंट क्लॉज। ठीक है, तो जो ड्यू रेस्ट्रेंट क्लॉज है इस क्लॉज में क्या बात की गई है, एक तो सब्सिडीज़ जो कि वेसल्स को प्रोवाइड की जा रही हैं जो कि ऐसे वेसल्स हैं जो कि अपने मेंबर के फ्लैग को ही नहीं अपना दिखा रहे हैं, उस पर शो नहीं कर रहे हैं, ऐसे वेसल्स हैं तो उन पर जो है ये सब्सिडीज़ नहीं प्रोवाइड होगी। दूसरा है ऐसी फ़िशिंग के लिए जो कि आपको जिसका स्टॉक ही नहीं पता है, स्टॉक का स्टेटस अननोन है, फिर भी वहाँ ऐसी स्पीसीज़ में आप फ़िशिंग कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको सब्सिडीज़ नहीं मिलेगी। ओके, टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट एग्रीमेंट, जो नेक्स्ट क्लॉज है इसमें बात की गई नोटिफिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी की। तो मेंबर्स क्या हैं, उनको चाहिए होगा कि वो नोटिफाई करें कि कौन से तरीके की फ़िशिंग एक्टिविटी जो है वो सब्सिडाइज है, कौन सी तरीके की जो फ़िशिंग है उस पर सब्सिडीज़ मिल रही है और किस हद तक जितना पॉसिबल हो सके तो उस जो आपकी फ़िशिंग है उसका स्टॉक स्टेटस, कंजर्वेशन मेजर्स, फ्लीट्स, वेसल्स, ये सब भी बताने पड़ेंगे। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी इंडिया है, इंडिया में फ़िशरीज़ कैसी हो रही हैं, इंडिया में फ़िशरीज़ की क्या कंडीशन है। ठीक है, तो इंडिया हमारी जो है वो थर्ड लार्जेस्ट फ़िश प्रोड्यूसर है। मतलब अगर फ़िशेस की बात की जाए तो फ़िशेस के मामले में हम थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि हम थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं तो फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हैं। दुनिया में जितनी भी बायोडाइवर्सिटी मिलती है फ़िशेस को लेकर, शेल फिशेस को लेकर, उसमें से इंडिया में 10% जो स्पीसीज़ हैं वो हमारी इंडिया में ही मिल रही हैं। ठीक है, इनलैंड फिशरीज जो है उसको फुल्ली स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है। तो आपको याद रखना है कि जो कोस्टल वाली है उसकी बात नहीं यहाँ पर हो रही है, जो इनलैंड है जैसे कहीं रिवर में किसी पॉन्ड में जाकर अगर इस फिशिंग की जा रही है तो उसको कौन रेगुलेट करता है, उसको कौन मैनेज करता है, उसको मैनेज किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। अब बात की जाए कि ग्लोबल फ़िश प्रोडक्शन है उसमें हमारा कितना शेयर है, तो हमारा 7.7% का शेयर आता है ग्लोबल फ़िश प्रोडक्शन में। अगर एक्वाकल्चर नेचर की बात करें तो हम सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेचर हैं। ये भी याद रखना है कि जो फिशरीज़ है ये कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी लिस्ट में आता है, तो फिशरीज़ जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। मरीन फिशरी की बात करें तो दोनों इसको आपका मैनेज करती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जो कोस्टल एरिया पे है दोनों ही मिलकर जो मरीन फिशरीज़ है उसको मैनेज करते हैं। बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। अगर आगे और देखें तो फिशरीज़ में जो सब्सिडीज़ मिलती है, ठीक है, फिशरीज सेक्टर्स में हम जो सब्सिडीज़ देते हैं उसका क्या स्टेटस है ये बता दो। तो देख लेते हैं, इंडिया जो है वहाँ पर 9 मिलियन फिशरी फैमिली रहती है, मतलब फिशरमैन की फैमिली रहती है। भैया 9 मिलियन ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पर जो फिशेस हैं उसको कैच किया जाता है, उसको बेचा जाता है, इसी से उनकी लाइवलीहुड चल रही है। तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि जो 9 मिलियन लोग हैं इनको कुछ ना कुछ सरकार है वो क्या करे, सपोर्ट करे। तो स्कीम्स और पॉलिसीज़ जैसे कि आपकी ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम आई है, फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, ये ऐसी ही फैमिली को सपोर्ट करने के लिए लाई गई हैं। इंडिया जो है सिर्फ हर एक फिशरमैन फैमिली को हर साल सिर्फ $15 की
सब्सिडी देती है। तो ये आपको याद रखना है कि बहुत कम अमाउंट में सब्सिडी इनको मिलती है। पूरी साल भर में जो आपके फिशरमैन की फैमिली है उसको सिर्फ $15 मिल रहे हैं, तो काफ़ी कम नहीं है ये, है ना। तो उसके बाद में डेवलपमेंट फंड एंड प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा भी लाए गए हैं, जिससे कि जो फिशरी सेक्टर है उसको हम इंडिया में डेवलप कर सकें। अब बात करें स्टैंड ऑन न्यू एग्रीमेंट ऑन फिशरी। अब जो नया एग्रीमेंट आया है फिशरीज़ को लेकर, जिसको अभी स्विट्ज़रलैंड ने एक्सेप्ट कर दिया है, तो इस पर हमारा क्या स्टैंड है, हमारी इंडिया का क्या स्टैंड है, चलो देख लेते हैं। तो कंट्रीज़ जो जिन्होंने ह्यूज सब्सिडीज़ प्रोवाइड की है उनको अभी क्या करना है, उनको प्रोहिबिट किया जाएगा कि अब वो ज़्यादा सब्सिडीज़ इसमें ना दें। जैसे कि पोल्यूटर पे प्रिंसिपल है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन्हीं बेसिस पर जो है ये सब्सिडीज़ को प्रोहिबिट किया जाएगा। ठीक है, उनको ज़्यादा ऑब्लिगेशंस दी जाएंगी, जो कि पास्ट में बहुत सब्सिडीज़ दे चुकी हैं ऐसी कंट्रीज़ जिन्होंने पास्ट में जो फिशरी सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा सब्सिडी दिया है। तो अब उनको मना कर दिया जाएगा कि आपने पहले ही इतनी सब्सिडी दे रखी हैं, अब आप क्या करेंगे, सब्सिडीज़ नहीं देंगे। इसके लिए जैसे कि हमारा प्रिंसिपल है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रिंसिपल, इनको यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। और क्या किया गया है, तो डिमांडिंग दैट डेवलपिंग कंट्रीज़ वी गिवन अ लॉन्गर ट्रांजिशन पीरियड। अभी ये डिमांड की गई है कि जो आपका अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो अभी उनको और डेवलप होना है, और डेवलप होने के लिए पैसा चाहिए है, पैसा चाहिए, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी। तो फिशरीज़ भी तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है, इसीलिए ये डिमांड किया जा रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, अभी उनको क्या करना है, 25 साल का और टर्म देना चाहिए, 25 साल तक उनको थोड़ी छूट मिलनी चाहिए इसमें, जिससे कि वो डेवलप कर सकें। ठीक है, डिमांड किया गया है कि जो सब्सिडीज़ हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ दे रही हैं, लार्ज इंडस्ट्रियल फ्लीट है जिनके पास में, वो क्या है, जैसे वो नॉन स्पेसिफिक फ्यूल सब्सिडीज़ दे देती हैं, तो वो जो है वो कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब बात की जाए कि अगर जो ये नया एग्रीमेंट आ जाता है, जो फिशरी सब्सिडीज़ को लेकर नया एग्रीमेंट है, अगर ये आ जाता है तो इससे क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहली बात, इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड जो फ़िशिंग होती है ना, वो रोक सकते हैं हम, उसको हम रोक सकते हैं। तो इससे क्या हो सकता है, ये रुक जाएगी, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग ओवरफिश्ड स्टॉक्स। जो ओवरफिश्ड स्टॉक्स हैं उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसी सब्सिडीज़ को हम रोक दें तो ये ओवरफिश्ड स्टॉक्स हैं फिशिंग के, उसको हम रोक सकते हैं। इससे क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए गए जो अभी इनइफेक्टिव रहे हैं, तो अगर हम सब्सिडीज़ रोक देंगे तो हो सकता है कि जो ओवर स्टॉक्ड फिशिंग हो रही है, ठीक है, ओवरफिश स्टॉक्स हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बात करें तो अनरेगुलेटेड हाई सीज़ है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हाई सीज़ है हमने पढ़ा था, हमने पिछले अपने पीटी जो 365 है उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो हाई सीज़ है वो कौन सा एरिया होता है। जो अनक्लॉज है उसने बताया है कि कौन सा एरिया जो है वो आपका हाई सी होता है। तो हाई सीज़ में क्या है, कोई भी कंट्री जो है उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, वो शेयर्ड आपके जो है रिसोर्सेस रहते हैं। ठीक है, सबके बेनिफिट के लिए वो रिसोर्सेज होते हैं, तो वहाँ पर कोई भी मैनेजमेंट मेजर नहीं है, इसीलिए वहाँ उस एरिया को भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में है कि अगर डेवलपमेंट सब्सिडीज़ दे रहे हो आप, तो उसमें कोई भी प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर आप क्या कर रहे हैं, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो कोई भी प्रोविज़न नहीं है। WTO मेंबर ने इम्पोज़ किया है ये कि कोई भी प्रोविज़न इम्पोज़ नहीं किया जाएगा किसी WTO मेंबर में, अगर वो ग्रांट करता है या फिर ऐसी सब्सिडीज़ मेंटेन करता है अपनी वेसल के लिए, अपने ऑपरेटर के लिए, जब तक कि ये क्या करते हैं, जो हमने देखी अनरेगुलेटेड जो आपकी या फिर इलीगल फिशिंग होती है उसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, तब तक ये जो आपकी फ़िशिंग पर जो भी सब्सिडीज़ है उस पर कोई भी प्रोविज़न नहीं है। सब्सिडीज़ फॉर रीबिल्डिंग ओवरफिश स्टॉक्स। अब जो ओवरफिश्ड स्टॉक्स हैं इसको हम रीबिल्ड करने के लिए सब्सिडीज़ दे सकते हैं। एग्रीमेंट ने अलाउ किया है कि ओवरफिश स्टॉक्स की जो फिशिंग है उसमें सब्सिडीज़ तब तक हम अलाउ कर सकते हैं जब तक कि इस स्टॉक को रीबिल्ड करा जा रहा है। ठीक है, जो SDG 14 है उसका भी अचीवमेंट हो जाएगा अगर हम ये एग्रीमेंट लागू करते हैं तो।
ओके, उससे पहले हम कुछ देखते हैं और चीज़। क्या देखेंगे अब हम देखेंगे कि हमारे जो फिशरीज़ है, ठीक है, फिशरीज सेक्टर है, उसका हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहली चीज़, ये फूड सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है, जैसे कि फूड न्यूट्रिशनल सोर्सेज हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं। अगर फिशरीज, जैसे हमें पता भी है कि जो फिशेस हैं वो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं हमें, है ना। तो वो न्यूट्रिशन फिशेस से मिल रहे हैं, तो जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है उसको पूरा करता है। और बहुत सारे लोग फिशेस को खाते हैं एज अ फूड, तो उनकी जो फूड की नीड है वो भी पूरी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में ओवर 90% ऑफ ग्लोबल इनलैंड कैप्चर फिशरीज प्रोडक्शन इज़ यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जितना भी इनलैंड फिशेस को कैप्चर किया जा रहा है, वही मछली पकड़ी जा रही हैं इनलैंड में, तो वहाँ पर 90% जो है वो ह्यूमन को कंजम्पशन के लिए ही पकड़ी जा रही हैं। ह्यूमन जो है उसको खाने के लिए ही ये जो इनलैंड फिशिंग है वो कर रहा है। ओके, ये तो बात हो गई फूड सिक्योरिटी की। क्या और भी बेनिफिट है? हाँ, और भी बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? इकोनॉमी से रिलेटेड अगर हम देखें तो लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। मिलियंस ऑफ पीपल, हमने देखा था ना अभी 9 मिलियन पीपल जो हैं वो फिशरीज सेक्टर में इन्वॉल्व है, उनकी फैमिलीज इन्वॉल्व है ना, तो ये उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। मल्टीप्लाइंग इफेक्ट्स देता है, जैसे रिक्रिएशनल फिशिंग हो सकती है, टूरिस्ट एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर प्रमोट होती हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, लोग आएंगे तो वहाँ पर कुछ खर्चा भी करेंगे ना, पैसा होगा, पैसा जनरेट होगा, पैसा खर्च होगा, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। अच्छा जी, और बेनिफिट है? हाँ, इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी बेनिफिट हमको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या बेनिफिट है, तो जो फिशेस हैं, इनलैंड फिशेस हैं, वो हमें इंडिकेटर की तरह काम करती हैं कि भाई क्लाइमेट में चेंज कितना हो रहा है, इस पर्टिकुलर जगह का एटमॉस्फेयर कैसा है, पानी की क्वालिटी कैसी है, तो वो सारी चीज़ें भी हमें पता चलती रहती हैं। उसके बाद अगर सोशल बेनिफिट की बात करें तो सोशल बेनिफिट में ये है कि जो सोशल सेफ्टी नेट्स प्रोवाइड करता है। अब मान लो किसी के घर के पास में बहुत सारी फिशेस हैं, तो उसको ये टेंशन नहीं है कि भाई अगर आज खाना नहीं मिला तो क्या होगा, अच्छा महंगाई हो गई है तो हमें खाना नहीं मिलेगा, उसे पता है अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, अगर मतलब सब्जी नहीं बनी तो क्या हम पास में जाएंगे फिशेस को पकड़ेंगे उसको बनाकर खा लेंगे। अच्छा हमें कोई भी नौकरी नहीं मिली तो क्या हम फिशेस को पकड़ कर ही बेचना शुरू कर देंगे, है ना। तो उसके पास में एक ऑल्टरनेटिव अवेलेबल रहता है। और बात करें तो ये एम्पावर करता है इंडिविजुअल्स को, क्योंकि वो अपनी फिजिकल साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर सकता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो उसके लिए एम्पावरमेंट की तरह भी काम करता है। दूसरी चीज़ है ह्यूमन हेल्थ और वेलबींग। हमारी हेल्थ, हमारे वेलबींग में भी काफ़ी अच्छा रोल निभाती है ये फिशरीज सेक्टर। कैसे? ये जो है बहुत सारी डिजीज़ कंट्रोल में हेल्प कर सकती है, मेडिकल रिसर्च कर सकते हैं, डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है यहाँ से। ओके, अच्छा जी, अभी इतनी बड़ी बात हो गई कि उसके जो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया डब्ल्यूटीओ का, ठीक है, डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट जो है उसको एक्सेप्ट किया गया है। हमने पूरी कथा तो पढ़ ली, लेकिन हमें यही नहीं पता कि भई ये डब्ल्यूटीओ क्या है, तो कैसे काम चलेगा। तो हम देख लेते हैं भाई ये डब्ल्यूटीओ क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी रख लेते हैं। जानकारी रखने के लिए पहले तो जान लेते हैं कि ये क्या है। डब्ल्यूटीओ को हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये इकलौता ऐसा ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये बताता है कि भाई जो नेशंस हैं, अपनी अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उसके बीच में ट्रेड कैसे होगा, उसके बीच में ट्रेड के लिए कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो कौन बताता है? डब्ल्यूटीओ बताता है। दुनिया भर में जितना भी ट्रेड हो रहा है, जितना भी ट्रेड हो रहा है, चाहे वो सर्विसेज का हो, गुड्स का हो, चाहे आईपीआर से रिलेटेड हो, कुछ भी ट्रेड हो रहा है उसका 90% ट्रेड जो है वो ये कवर करता है। मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पर जो है स्विट्ज़रलैंड ने अभी क्या किया था, एक्सेप्ट किया था कि हम आपके एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं ना। तो ये मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस जो है हर 2 साल में होती है, आपको याद रखना है। इसकी एक जनरल काउंसिल भी होती है जो कि हर दिन क्या करती है, जो भी डिसीजन मेकिंग होने होते हैं तो वो डिसीजन मेकिंग कौन करता है यहाँ पर? जनरल काउंसिल। अच्छा, सवाल ये उठता है कि क्या हमारी इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर है? जी हाँ, हमारी इंडिया भी इसका मेंबर है। इवन अगर बात करें तो फाउंडिंग मेंबर है। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि ऑलरेडी बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब मूव करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ।
सेकंड टॉपिक बात करता है इनइक्वालिटी की। हमारी जो इंडिया है, इंडिया में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है ना। तो वो इनइक्वालिटी जो है, आखिर वो तो हमें पता है ना इनइक्वालिटी है, लेकिन क्यों क्यों न्यूज़ में क्यों आ गई भाई? किसी को कैसे एकदम से याद आ गई इनइक्वालिटी है इंडिया में? न्यूज़ में क्यों आई है? तो न्यूज़ में इसलिए आई है, देखो, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी, एक रिपोर्ट है, ठीक है। ये एक रिपोर्ट है जो कि रिलीज़ की है भाई ऑक्सफैम इंडिया ने। याद रखना है कि जो सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई बुक नहीं है, ये एक रिपोर्ट है जिसको लॉन्च किया है ऑक्सफैम इंडिया ने। इसने भाई, अब जब रिपोर्ट है तो कुछ हाइलाइट्स भी दिए होंगे। हाँ, इसने हाईलाइट किया है, इसने कहा कि इंडिया जो ना केवल फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरी दुनिया में, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल कंट्री भी है, ठीक है। इंडिया ग्रो कर रही है, नो डाउट, इंडिया बहुत फास्टेस्ट स्पीड से ग्रो कर रही है, ठीक है। इकोनॉमी इंडिया की बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, लेकिन साथ ही साथ में इंडिया में भाई इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, ये इस रिपोर्ट ने कहा है। अब इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी मैम आपने बहुत बोल दिया, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया है कि इनइक्वालिटी होता क्या है भाई, ये तो बता दो इनइक्वालिटी क्या होता है। चलो जानते हैं कि आखिर ये इनइक्वालिटी क्या है जिसके बारे में अब ये रिपोर्ट बात कर रही है। तो इनइक्वालिटी की बात करें तो हमारे जो यूएन है, यूएन ने बाकायदा इनइक्वालिटी को डिफाइन किया है। क्या बोला यूएन ने? यूएन ने कहा है कि इनइक्वालिटी एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर हम इक्वल नहीं हैं। अब इक्वल नहीं है मतलब क्या? क्या हम इक्वल मोटे नहीं हैं, इक्वल लंबे नहीं हैं, इक्वल पतले नहीं हैं, इक्वल एजुकेटेड नहीं हैं? कौन सी इक्वल की बात कर रहे हैं भाई? बताओ, इक्वल की बात कौन सी हो रही है? तो इक्वल इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। मोटे पतले खाने पीने की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, टेंशन मत लो। यहाँ पर इक्वल का मतलब है कि आपका स्टेटस इक्वल नहीं है, आपको राइट्स इक्वल नहीं मिले, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल नहीं मिली हैं। तो अगर ऐसा होता है, तब आप इक्वल अगर नहीं हैं, तो आप कहाँ से गुजर रहे हैं? आप इनइक्वालिटी से गुजर रहे हैं। किसने बोला ये? यूएन ने बोला है। डेवलपमेंट थ्योरी जो है, जो लार्जली कंसर्न होती है इनइक्वालिटीज़ से, वो किस पर इनइक्वालिटी की बात करती है? स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, जैसे कि इनकम, वेल्थ में इनइक्वालिटीज़, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। अभी यूएन ने क्या बोला? यूएन ने इनइक्वालिटी को कैसे डिफाइन किया है कि भाई अगर आप इक्वल नहीं हैं तो आप अनइक्वल हैं, इनइक्वालिटी को फेस कर रहे हैं। तो इन्होंने इक्वालिटी को किस टर्म में देखा था? स्टेटस, राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। जो डेवलपमेंट थ्योरी है वो कैसे बता रही है? वो कह रही है इनइक्वल आप कब हैं? जब आप जो है, आपकी इनकम, वेल्थ इनइक्वल है, ठीक है, आपकी एजुकेशन इनइक्वल है, आपकी हेल्थ इनइक्वल है, आपकी न्यूट्रिशन इनइक्वल है, तब आप इनइक्वालिटी से गुजर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही कंसेप्ट को हमें ध्यान में रखना है। इनइक्वालिटी को देखें तो इसके दो पड़ाव हैं, दो पर्सपेक्टिव हैं, दो फेस हैं। अगर पहली बात करें अपॉर्चुनिटीज़ के टर्म्स में, ठीक है, इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि दो बच्चे हैं, ठीक है। अब एक बच्चा है जो काफ़ी वीआईपी स्कूल में पढ़ने जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जा रहा है। दूसरा बच्चा भी सेम एज का है, लेकिन वो किसी ढाबे पर काम कर रहा है, ठीक है। क्यों क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास में इतना पैसा नहीं है कि वो पढ़ाई कर सके। उसके पास, उसको पैसे की ज़रूरत है, उसको खाना चाहिए है, और उसके लिए वो कमा रहा है। तो ये अनइक्वल है, ठीक है। यहाँ पर इनइक्वालिटी है कि सेम एज के बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चा पढ़ाई करने जा रहा है, दूसरा बच्चा ढाबे पर काम करने जा रहा है। उसको राइट टू एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, उसको पढ़ाई करने का टाइम, पढ़ाई करने का पैसा ही नहीं है कि वो पढ़ाई कर पाए, है ना। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी हो जाएगी। दूसरी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक लड़का है और एक लड़की है। लड़के को ज़्यादा पैसा मिल रहा है सेम काम करने के, लड़की को कम दिए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज वो लड़की है। तो यहाँ पर क्या है? इनइक्वालिटी है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा अगर हम पर्सपेक्टिव देखें, दूसरे टर्म्स में अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें तो वो आउटकम्स है, ठीक है। कि जैसे मल्टी डायमेंशन है ह्यूमन वेलबींग के, जैसे कि लेवल कितना है, आपकी इनकम का लेवल कितना है, आपकी एजुकेशन आपने कितनी अटेन की है, हेल्थ कितनी कैसी है आपकी, वो भी आपकी इनइक्वालिटी में आती है। कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा हेल्थी है, कोई पर्सन जो है अभी बहुत बीमार है, ठीक है। तो ये क्या है? इनइक्वालिटी है, ठीक है। और आगे बात की जाए तो अब हम बात करते हैं इनकम इनइक्वालिटी की। इनकम इनइक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो आपकी इनकम है उसमें इनइक्वालिटी आ जाए, ठीक है। किसी की इनकम बहुत ही ज़्यादा है, किसी को 10 रुपये पूरे महीने में मिल रहे हैं, किसी को पूरे महीने में 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, इतना डिफरेंस है, तो इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। और इसको हम मेज़र करते हैं
मोस्टली गिनी कोएफिशिएंट से, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इन इकोनॉमी रिप्रेजेंटेड बाय लॉरेंस कर्व। डिग्री जो है उसको हम गिनी कोएफिशिएंट से देखते हैं। भाई इनइक्वालिटी को डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है, कहाँ पर कितनी इनइक्वालिटी है, इसको अगर हमें देखना हो तो हम देखते हैं लॉरेंज कर्व से, ठीक है, आपको याद रखना है। और कितनी आपकी डिग्री कितनी सीवियर इनइक्वालिटी है, भाई कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, ये देखना हो तो गिनी कोएफिशिएंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। गिनी कोएफिशिएंट की बात करें तो ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये रेटिंग देता है। टोटल इक्वालिटी का मतलब है आपका अगर 0 रैंक आ रही है तो वो क्या है, टोटल इक्वालिटी है, भाई इनइक्वालिटी है ही नहीं। और अगर 100 आ रही है, रेटिंग 1 की है, तो यहाँ यानी कि एक मतलब क्या है कि एक ही पर्सन है जिसके पास में सब कुछ है, ठीक है। अगर आपकी 0 आ रही है मतलब कि टोटल इक्वालिटी है, 1 आ रही है तो मतलब कि पूरे जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एक ही पर्सन के पास में है। अच्छा, अब हम देखते हैं इम्पैक्ट। अगर परसिस्टेंटली इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बनी रहे, ठीक है, हमेशा जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो हमेशा ही बनी रहे परसिस्टेंटली, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चलो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, सोशल पोलराइजेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर इनइक्वालिटी होगी तो पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस नहीं हो पाएगी, गरीबी और ज़्यादा ही बढ़ती चली जाएगी। सोशल जस्टिस है वो नहीं मिल पाएगा, वल्नरेबल सेक्शंस जो हैं वो और ज़्यादा सफ़र करेंगे। पॉलिसी रिस्क रहेगी, ठीक है, जो आपकी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है वो उसके और झटका मिल जाएगा वो, और जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है इसको बैकलैश हो जाएगा और ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमिक रिस्क की बात करें तो मास पॉवर्टी हो जाएगी, बहुत सारे लोग जो है वो गरीब हो जाएंगे, ठीक है। स्टेट के पास में इतनी एबिलिटी ही नहीं रहेगी कि वो पुअर और वल्नरेबल सेक्शंस को बचा सकें। इन्वायरमेंट रिस्क की बात करें तो वेटलैंड्स डैमेज हो जाएंगे, रिवर पॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत सारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हो जाएंगे। पॉलिटिकल रिस्क की बात करें तो मार्जिनलाइजेशन हो जाएगा वल्नरेबल सेक्शंस का, ठीक है। पॉलिसी डिसीजंस में एबिलिटी टू क्वेश्चन पॉलिसीज एंड प्रोग्रेशन, मतलब क्या है, जो वल्नरेबल सेक्शन है वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, वो अब जो है सरकार से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, जो भी पॉलिसीज़ ली जाएंगी उसमें उनको डिस्कस नहीं किया जाएगा, उनसे उनको कंसर्न ही नहीं किया जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, अगर हमें पता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अगर बनी रहेगी तो उससे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो इसको हमें कम करना है, इसको ख़त्म करना है, ठीक है। क्या क्या चैलेंजेस आ जाएंगे भाई, हम कम करना तो चाह रहे हैं इसको, लेकिन उसको कम करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। क्या क्या चैलेंजेस है, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिस्टोरिकल डिफरेंसेस को। हाई इनकम इनइक्वालिटी रीजन्स हैं, ऐसे नेशंस हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटीज़ पहले से ही प्रिवेल कर रही है, तो इससे सोशल और इकोनॉमिक मोबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ ही बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। उसके बाद में बात करें मॉनिटरी रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स की, तो क्या बात कही गई है कि जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड पॉलिसीज़ हैं स्टेट की, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनफॉर्मल इकोनॉमी में इश्यूज़ बन रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी हो जा रही है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अब हमारे यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट में टैक्स लगाया जाता है, तो अमीरों से पैसा लिया जाता है, गरीबों में बांटा जाता है, और सब जो है उनको इक्वली पैसा थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। यही तो होता है टैक्स का काम क्या है, टैक्स क्यों लगाते हैं कि जिसके पास में ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा सा टैक्स जमा करेगा, और सरकार के पास में पैसा आएगा वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा सब में, है ना, तो इसको हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब हो क्या रहा है कि अगर इनइक्वालिटी रहेगी तो जो पैसा है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी की वजह से, इनफॉर्मल इकोनॉमी इतनी ज़्यादा है, ये टैक्स इवेजन हो रहे हैं, ब्लैक मनी है, ठीक है, और बहुत सारे पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं पा रहा है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं पा रहा है, सरकार के पास में ढंग से टैक्स आ नहीं रहा है, तो इनइक्वालिटी कैसे ख़त्म होगी, इसीलिए वो ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल कंस्ट्रेंट्स भी हैं, क्योंकि लो इनकम, ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी, लो टैक्सेस, लो ह्यूमन कैपिटल की एक साइकिल चल रही है, जिसकी वजह से उससे हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो इनइक्वालिटी को ख़त्म कैसे करेंगे। तो वो इनकम लो है
इनकम लो है तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी लो होगा, प्रोडक्शन लो होगा, चीज़ें कम बिकेंगी तो टैक्स भी कम आएगा, कम टैक्स आएगा तो ह्यूमन कैपिटल भी कम बनेगी, और इसकी वजह से हम फिर अनइक्वल जो हैं वो रह जाएंगे। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये ख़त्म ही नहीं हो रही है। उसके बाद में क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से भी इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। लोग जो हैं पॉवर्टी, गरीबी से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं और वल्नरेबल सेक्शन में पहुंचते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई एकदम से प्राइस शॉक्स मिल जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एकदम से महंगाई बढ़ जा रही है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसमें एकदम से चेंज आ गया है, डिजास्टर्स आ जाते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं। इसकी वजह से जो लोग हैं वो इनइक्वालिटी की चपेट में आए ही जा रहे हैं, गरीबी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। नेक्स्ट चैलेंज है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। अब जो है बहुत सारे लोग जो हैं, अब हमने देखा है कि लार्ज सिटीज़ में इनइक्वालिटी ज़्यादा है, इनइक्वालिटी हमें गांव के मुताबिक लार्ज सिटी में ज़्यादा देखने को मिल रही है। स्लम्स में सबसे ज़्यादा हमें क्या मिल रहा है, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि अर्बनाइजेशन प्लान्ड नहीं है, गांव और शहर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा जी, ये सब तो बातें हो गई, लेकिन इन इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? भाई प्रॉब्लम्स तो हैं, चैलेंजेस तो हैं, नो डाउट, लेकिन हम क्या कुछ भी कर नहीं सकते? हाँ जी, हम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है प्रोवाइड करनी चाहिए, मतलब कि सबको एक लिमिटेड अमाउंट में तो पैसा मिलना ही चाहिए, इनकम उससे कम नहीं मिलनी चाहिए। फिर है अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जैसे मनरेगा जैसी स्कीम से इनको चलाना चाहिए। इक्विटेबल एक्सेस होनी चाहिए, एजुकेशन सबको प्रोवाइड करनी चाहिए। जो सब्सिडीज़ हैं इसको रेशनलाइजेशन करो, इसका जिसको ज़रूरत है उसको दो, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको सब्सिडीज़ प्रोवाइड मत करो। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करो, भाई जिसको जॉब नहीं मिल रही है तो वो जॉब लेने की जगह जॉब देने लगे, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप को और प्रमोट करने की ज़रूरत है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? तो जो भी आपका प्रेजुडिस है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको हमें कम करने की ज़रूरत है। इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को बनाने की ज़रूरत है जिससे कि इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जा सके। ठीक है, उसके बाद में कुछ और इन्फॉर्मेशन है जिसको अब हम देख लेते हैं। चलो, अभी रिपोर्ट जो आई है इसमें क्या फाइंडिंग्स है इसको देखो। रिपोर्ट की फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है? रिपोर्ट कह रही है कि 1% इंक्रीज इन फूड इन्फ्लेशन लीड्स टू 0.5% इन राइज इन अंडर नरिशमेंट। कि मतलब जो खाने की चीज़ें हैं, अगर उस पर महंगाई आती है, 1% अगर महंगाई आएगी खाने की चीज़ों में, तो अंडर नरिशमेंट जो है वो ½ % राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, 0.3% जो है इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स भी बढ़ जाएंगे। काफ़ी ख़तरनाक बात इन्होंने फाइंड करी है। इन्होंने बोला अगर 1% भी आपका फूड इन्फ्लेशन हो जाता है ना, उसकी वजह से ½ % तो आपके अंडर नरिशमेंट के केसेस बढ़ेंगे, और 0.3% जो है इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर है वेल्थ इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला है जो इंडिया के रिचेस्ट 1% हैं उस उनके पास में जो भी पूरी कंट्री की वेल्थ है ना, उसका 40% इंडिया के सिर्फ 1% अमीरों के पास में है। ठीक है, बॉटम हाफ जो पॉपुलेशन उनके पास में कुल मिलाकर 3% ही वेल्थ हाथ लगती है, इतना याद रखना है। उसके बाद बात करें तो इनडायरेक्ट जो जीएसटी है, जो फ्यूल टैक्सेस हैं, वो रिग्रेसिव हो गए हैं। इसकी वजह से जो आपका बर्डन है वो मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेक्शन पर ही पड़ रहा है। तो रिग्रेसिव जो टैक्सेस लग रहे हैं फ्यूल और जीएसटी पर, उस जीएसटी और फ्यूल के रिग्रेसिव टैक्सेस की वजह से सबसे ज़्यादा सफ़र मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ही कर रहा है। जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें तो ओनली 19% वीमेन जो हैं उनको रेगुलर सैलरी मिलती है। ठीक है, जो मैन है वो रेगुलर सैलरी जिनको मिलती है उसमें 60% मैन है, और वीमेन की बात करें तो सिर्फ 19% ही हैं। इन्होंने कुछ आपकी रिकमेंडेशंस भी दी हैं। रिकमेंडेशन क्या दी हैं? इन्होंने कहा कि जो आपके 1% जो रिचेस्ट लोग हैं ना, जिनके पास है 40% इंडिया की पूरी वेल्थ है, उनको टैक्स लगाओ, भाई टैक्स लगाने की ज़रूरत है। फिर जो टैक्स के जो बर्डन है उसको ईज़ करो। जो गरीब लोग हैं उन पर टैक्स इतना ज़्यादा बोझ मत डाल दो टैक्स का, वैसे ही उनको पैसा कम मिलता है, वैसे ही उनकी कमाई कम है, उसमें भी जो कमाते हैं वो आपको देते हैं एज अ टैक्स, तो कैसे काम चलेगा? तो उन पर टैक्स थोड़ा कम लगाओ, है ना, बर्डन इतना मत करो।
फिर उन्होंने बोला कि जो पब्लिक सर्विसेज है जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, उसको सबको एक्सेस दो। ऐसा ना हो कि किसी को हेल्थ के लिए कोई बीमार है तो उसके पास में हॉस्पिटल जाने के लिए पैसा ही नहीं, पैसा है तो कोई हॉस्पिटल ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको एक्सेस मिलना चाहिए। और क्या इन्होंने बोला, जो लेबर है ना उसको सेफ्टी नेट्स प्रोवाइड करो, साथ ही साथ में उसको बार्गेनिंग पावर भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ओके, और कुछ है? चलो देखते हैं। नहीं जी, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक और चीज़ रह गई है, उसको भी कवर करते हैं कि कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं अभी तक इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए। कुछ कोशिश नहीं की गई है क्या? कोशिश की गई है। सबसे पहली चीज़ मनरेगा जैसी मन जो रेगा है, मनरेगा जैसी स्कीम्स, स्किल प्रमोशन जैसी स्कीम्स हैं, स्किल इंडिया जैसी स्कीम्स हैं, इनको लाया गया है। टैक्सेशन रिफॉर्म्स लाए गए हैं, सब्सिडीज़ एंड ट्रांसफ़र्स में भी रिफॉर्म्स लाने की बात की गई है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया गया है, एमएसएमई को सपोर्ट किया गया है, सोशल सेफ्टी को प्रोवाइड किया गया है। आयुष्मान भारत मिशन के अंडर जन धन योजना भी लेकर आई गई है। चलो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ स्कीम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू डिजिटल पेमेंट्स। जो डिजिटल हम पेमेंट्स करते हैं ना, इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कुछ स्कीम्स जो है वो लॉन्च की गई है। ये न्यूज़ में क्यों? पहले तो ये देख लो। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी क्या हुआ है, रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। क्या अप्रूव कर दिया है? कि इंसेंटिव स्कीम। किसके लिए? जिससे कि जो रुपे डेबिट कार्ड्स हैं इसको प्रमोट किया जाए, लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं इसको प्रमोट किया जाए 2022 और 23 में। मतलब क्या, 2022 और 23 में जो आपका रुपे डेबिट कार्ड्स हैं इसका यूज़ प्रमोट किया जाए, और जो भीम यूपीआई है, जो आपके छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए एक इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब ये स्कीम कौन सी है, चलो देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, स्कीम की अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इसको इम्प्लीमेंट कर रही है आपकी मीति, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। ये जो स्कीम है इसकी अगर हम बात करें कितना पैसा इसको प्रोवाइड किया जा रहा है, 2600 करोड़ रुपए जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। बैंक्स जो हैं उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा कि वो जो है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स जो होते हैं वो उसको प्रमोट करें, रुपए के डेबिट कार्ड को यूज़ करने के लिए प्रमोशन दें, भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस का यूज़ जो है उसको प्रमोट करें। इसके लिए बैंक्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाएंगे। ये जो स्कीम है वो प्रमोट करेगी यूपीआई लाइट को और यूपीआई 123 पे को भी। ठीक है, कि आप यूपीआई लाइट को यूज़ करें, यूपीआई 123 पे को भी यूज़ करें। अब जब यूपीआई लाइट और 123 आ गए हैं, इसको भी अब हम देख लेते हैं। पहले हम यूपीआई के बारे में ही देख लेते हैं। ठीक है, कि आखिर ये यूपीआई है क्या। तो ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। 2016 में ये लॉन्च किया गया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो रियल टाइम पेमेंट सिस्टम 2016 में लॉन्च किया गया नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। ये इमीडिएटली मनी को ट्रांसफ़र कर देता है। आप रात दिन किसी भी टाइम पर मनी को किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 365 दिन ये काम करेगा। ठीक है, सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन है जहाँ पर आप अलग अलग बैंक अकाउंट से भी जो है एक्सेस कर सकते हैं। सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पर चाहिए होता है। अब देख लेते हैं भीम क्या है। भीम यूपीआई की बात हो रही है ना, तो भीम क्या है इसको देखो। ये भीम वो वाले नहीं है जो 5 पांडव में भीम थे भाई, ये वो वाले भीम नहीं है। ये एक ऐप है, चलो देखते हैं। ये एक ऐप है, भीम क्या है? एक ऐप है बैंक टू बैंक पेमेंट्स के लिए और पैसे को पे करने के लिए और कलेक्ट करने के लिए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस पर। ठीक है, जिसको हम यूपीआई आईडी भी बोलते हैं। आई थिंक आप सभी की यूपीआई आईडी होगी, है ना, आप यूज़ करते होंगे। चलो, उसके बाद में अभी इन्होंने बात की थी कि यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे को प्रमोट करना है। तो देखते हैं आखिर यूपीआई लाइट क्या है। तो ये एक न्यू यूपीआई सर्विस है जो कि एनपीसीआई ने ही लॉन्च की है, जो अलाउ करती है कि आप फास्टर रियल टाइम
स्मॉल वैल्यू पेमेंट को कर सकते हैं अगर आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। भाई कभी कभी जो है हम पे गरीबी छा जाती है और हमारा जो नेट है वो ख़त्म हो जाता है। भाई रिचार्ज ख़त्म हो गया और रिचार्ज ख़त्म हो गया, घर वाले पैसे भी नहीं दे रहे रिचार्ज कराने के लिए। अब आपको अगर इस टाइम पर ऐसी जो गरीबी के दिन चल रहे होते हैं, इस टाइम पर अगर आपको किसी को पैसे भेजना है, किसी से पैसे लेने हैं, कैसे होगा? वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं यूपीआई लाइट को, क्योंकि ये इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी काम करता है। अच्छा जी, कितने पैसे जो हैं, कितने रुपीज़ जो हैं वो यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो सकती है? तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम पर 200 रुपये की ट्रांजैक्शन हो सकती है। ठीक है, टोटल लिमिट की बात करें तो 2000 जो है बैलेंस होना चाहिए यूपीआई लाइट का। यूपीआई लाइट में बैलेंस आप 2000 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं किसी भी टाइम पर। ठीक है, 2000 से ज़्यादा आपका बैलेंस नहीं हो सकता है और 200 जो है वो आपकी अपर लिमिट है ट्रांजैक्शन की। अब बात करते हैं यूपीआई 123 पे की। यूपीआई 123 पे की तो ये एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है फीचर फ़ोन के लिए। ठीक है, कौन से फ़ोन के लिए बात की गई है? फीचर फ़ोन की, भाई जो एंड्रॉयड नहीं है वो वाले फ़ोन की बात की गई है यहाँ पर जो है यूपीआई का यूज़ हो सकता है इंटरनेट के बिना फीचर फ़ोन में। एंड्रॉयड नहीं है तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन जो है 5000 की हो सकती है, अपर लिमिट है ये 5000 की। ठीक है, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स यहाँ पर लिंक नहीं हो सकते, इतना याद रखना है। ठीक है, यूपीआई 123 पे जो है उसमें मल्टीपल बैंक अकाउंट्स जो हैं वो लिंक नहीं हो सकते। ओके, अब इधर आ जाओ भाई कि जो ये स्कीम है, ये जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, डिजिटल पेमेंट्स जो है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो डिजिटल पेमेंट्स है इसको हम कभी भी कहीं पर भी कहीं से भी किसी भी अकाउंट में कितने भी अकाउंट को एक साथ हम चला पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि लोग जो है ऐड हो रहे हैं, ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है ये बढ़ रहा है। हर कोई अब जो है फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम्स के साथ में ऐड होता जा रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ती जा रही है गवर्नमेंट सिस्टम में, क्योंकि आप ये देखो क्या हो रहा है ना कि पहले लीकेज हो जाता, कैश पेमेंट होता था। सरकार ने अगर मान लो किसी व्यक्ति को 1000 रुपये पेमेंट कर रही है तो बीच में इतने सारे कमीशन लोग लेने लगते थे, बीच के जो लोग थे ना वो बहुत सारे कमीशन ले लेते थे, और अल्टीमेटली जो लोग हैं जिसके पास में 1000 रुपये आने थे उसके पास में 100 रुपये भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बीच में ही सारे रुपए लोग खा जाते थे, क्योंकि भाई करप्शन भी तो बहुत है ना। तो ये जो है डीबीटी की वजह से क्या हो रहा है, डीबीटी की वजह से अभी जितना पैसा सरकार दे रही है उतना पूरा का पूरा पैसा लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी आ रही है और काम भी अच्छे से हो रहा है। और बात की जाए तो इंस्टेंट और कन्वीनियंट मोड है भाई। आपको अपने फ्रेंड को पैसे भेजने हैं तो अभी ये नहीं है बैंक में जाओगे, लाइन लगाओगे, फिर पैसे ले निकलवाओगे वहाँ से, फिर लेकर आओगे, फिर अपने फ्रेंड के घर जाओगे, फिर उसको पैसे वो दोगे, फिर वो कोई काम करेगा। इतना लंबा नहीं करना है भाई। ठीक है, आपको अपने फ्रेंड को पैसे देने हैं, सीधे यूपीआई यूज़ कर रहे हो, तुरंत की तुरंत जो है इंस्टेंटली बहुत ही आराम से पेमेंट हो जा रहा है। ठीक है, फिर सेफ़ और सिक्योर भी है। बहुत सारे लेवल के ऑथेंटिकेशन इसमें चाहिए होते हैं कि आपको आईडी बनानी है, आपको पासवर्ड देना है, आपको सिक्योरिटी चेक करानी, बहुत सारी लेवल जो है सिक्योरिटी के लिए ऐड की गई हैं। क्रेडिट एक्सेस भी इन्हांस हो गया है। कैश पेमेंट की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती थी। डिजिटल पेमेंट में क्या है कि जो आपका यूज़र है उसका फाइनेंशियल फुटप्रिंट जो है ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश हो जाता है, जिसकी वजह से क्रेडिट लेने में उसको हेल्प मिल जाती है। ओके, अब इतना अच्छा ही है तो इसमें कुछ चैलेंजेस नहीं है क्या? भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हर चीज़ में चैलेंज आते हैं भाई। हमारे एग्ज़ाम में भी तो हमारे लिए इतने सारे चैलेंज हैं ना, हमारे ड्रीम को हमें पूरा करना है, उसमें भी तो चैलेंजेस हैं। तो जब उसमें चैलेंजेस हैं, हर चीज़ में चैलेंजेस हैं, तो इसमें भी होंगे। हाँ, चैलेंजेस हैं। सबसे पहली चीज़, हमारी इकोनॉमी में कैश ज़्यादा चलता है, हमारी इकोनॉमी में रुपया बहुत चलता है ना, कैश डिपेंडेंट इकोनॉमी है। अब एकदम से आप कह दो कि कैश जो आपका पैसा है वो ही ख़त्म हो जाए, एकदम से डिजिटली सब काम करने लगो, डिजिटली पेमेंट करने लगो, तो ऐसा नहीं है ना। हमारे इंडिया में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में फ़ोन तक नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फ़ोन चलाना नहीं आता, बहुत सारे इलिटरेट लोग हैं। तो ये जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसके साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं पैसा हाथ में रखो और पेमेंट कर दो, इसलिए। और बात करें तो अभी भी बैंक्स और कार्ड्स की लिमिटेड एक्सेस है। बहुत सारी जगह अभी भी ऐसी हैं जहाँ पर बैंक्स अवेलेबल नहीं है, कार्ड्स अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल हैं भी तो लोग
जो है उन्हें कार्ड्स का यूज़ करना नहीं आ रहा है। फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, सिर्फ 27% ही इंडियंस ऐसे हैं जो फाइनेंशियली लिटरेट हैं, जिनको फाइनेंशियल एजुकेशन है। ठीक है। साइबर फ्रॉड और प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। हम हर दिन आए दिन सुनते ही रहते हैं कि किसी के बैंक अकाउंट से इतने रुपए उड़ गए, किसी के इतने रुपए उड़ गए, है ना। तो वो उड़ गए जो रहता है ना, वो इसी वजह से होता है, क्योंकि साइबर फ्रॉड होता है। कॉस्ट और कनेक्टिविटी की बात करें तो डिजिटल पेमेंट की कभी कभी क्या होता है, इसमें कैश जितनी आसानी से यूज़ कर लेते हैं उसके मुताबिक इसमें कॉस्ट लग जाती है, और लोग जो हैं इससे कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते। सजेशंस कुछ दिए गए हैं कि हम किस तरीके से डिजिटल पेमेंट सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाओ, हर जगह इंटरनेट पहली बात तो प्रोवाइड करो, साइबर सिक्योरिटी की बात करो, अवेयरनेस क्रिएट करो, लोगों को भैया पहले बताओ तो कि कैसे यूज़ करना है, डिजिटल लिटरेसी भी दो। ठीक है। अच्छा जी, अभी कुछ यहाँ पर हमें इन्फोग्राफिक्स दी गई हैं, उनको भी देख ही लेते हैं। तो इन्होंने बताया है हमें कुछ चीज़ें, चलो देखें। इन्होंने बोला है कि हमारे इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स को लेकर क्या स्टेटस है। तो इन्होंने बोला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, टोटल डिजिटल पेमेंट जो है वो 215% से इंक्रीज़ हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि लोग वही सीख रहे हैं और इसका यूज़ कर रहे हैं। कैश इन सर्कुलेशन की बात करें, कैश इन सर्कुलेशन जो है उसकी जीडीपी के परसेंटेज से बात करें तो 14% है। ठीक है, 14% कैश सर्कुलेशन में है हमारी जीडीपी की। यूपीआई की डोमिनेंस की बात करें, जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स इंडिया में होते हैं उसका 40% तो यूपीआई से ही हो रहा है। ठीक है। अभी भी कैश पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, लगभग 70% कस्टमर ऐसे हैं जो कैश पर डिपेंडेंट हैं। टोटल डिजिटल ट्रांजेक्शन्स जो कि इंडिया में हुए हैं, तो 2019 से 20 तक बात करें अगर हम, तो जो आपका लाख करोड़ की बात करते हैं तो 4,572 लाख करोड़ का आपका ट्रांजैक्शन हुआ था। 21-22 की बात करें तो 8,840 लाख करोड़ का अभी क्या हुआ है, डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब कि हम जो है बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब डिजिटल पेमेंट कमेटी जो है उन्होंने क्या बताया, एक डिजिटल पेमेंट्स के लिए कमेटी बनाई गई थी, नंदन नीलेकानी। ठीक है। नंदन नीलेकानी जो कमेटी है ये किससे रिलेटेड है, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड है। अब जब ये कमेटी बनाई है तो इसने कुछ बताया भी है। क्या बताया, इसने कहा कि जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस की, और जो आपकी इमीडिएट पेमेंट सर्विस है उस पर से जीएसटी हटाओ, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस से इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हटाओ। ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो इंश्योर करें कि जितने भी पे आउट्स हैं उन वो डिजिटल मीन्स में हो। ठीक है। फिर डिजिटल एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी बनाया है जो कि पर्टिकुलरली वर्नाकुलर लैंग्वेज में काम करेगा। एक डिजिटल पेमेंट सब कमेटी भी बनाई जानी चाहिए स्टेट लेवल पर, जो कि देखेगी कि कहाँ कहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और कहाँ कहाँ पर कमी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट फाइनेंसेस को लेकर। स्टेट फाइनेंसेस जो है वो भी न्यूज़ में क्यों आई हैं, क्योंकि आरबीआई ने रिलीज़ कर दी है इसकी एनुअल पब्लिकेशन जिसका टाइटल है स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2022-2023, और इसकी थीम रही कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, द रोल ऑफ स्टेट्स। ठीक है। अभी ये न्यूज़ में है। चलो, तो स्टेट फाइनेंसेस की अगर हम बात करें तो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नेंस के लिए एक फेडरल सिस्टम प्रोवाइड करता है। पॉलिटी में हम पढ़ते हैं ना कि फेडरल गवर्नमेंट है, तो फेडरल बेसिस देता है कि भाई स्टेट्स भी पावरफुल हैं और आपकी सेंटर भी पावरफुल है, दोनों ही तालमेल बिठाएंगे और काम करेंगी, या एक दूसरे के साथ में पावर्स जो है उसका साझा करेंगी। ठीक है। ये 7th शेड्यूल है वो बताता है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस और फंक्शंस क्या होंगे सेंटर और स्टेट के। हमारा 7th शेड्यूल साफ साफ बताता है कि कौन कौन से रिसोर्सेस होंगे फाइनेंस से रिलेटेड स्टेट्स के, और कौन कौन से फाइनेंशियल रिसोर्सेस आपके सेंटर के होंगे, कौन कौन से काम सेंटर करेगा और कौन कौन से काम आपकी स्टेट करेगी। ये सब कुछ क्लियरली बताया ही जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये भी बताता है कि फिजिकल आपके इंस्टीट्यूशंस हैं और मैकेनिज्म इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र कैसे होगा, मतलब अलग अलग गवर्नमेंट हैं जैसे सेंटर की और आपकी स्टेट की गवर्नमेंट हो गई, या फिर आपकी अलग अलग
देश की गवर्नमेंट हो गई, तो वो एक दूसरे के साथ में कैसे पैसा जो है उसको ट्रांसफ़र करेंगे, किस तरीके से पैसे को गवर्न करेंगे, वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। लेकिन अभी कैपिटल इतनी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर भी नेसेंट है, अभी अपने ज़्यादा बड़ा नहीं है वो, और इम्प्लीमेंटेशन कैपेबिलिटीज़ भी उसमें भी गैप है। तो स्टेट फाइनेंसेस जो है वो अभी वीक रहा है। ठीक है, क्यों वीक रहा है? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है, रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा है, और डेट टू जीडीपी रेशियो भी ज़्यादा है। किसका? स्टेट फाइनेंसेस का। अब इसको ओवरकम करने के लिए, हाई बोरोइंग्स और डेट ट्रैप रिस्क को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने एफआरबीएम एक्ट को भी लागू किया था 2003 में, जिससे कि जो फिस्कल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट को हम कम कर सके। ठीक है, अब एफआरबीएम का जो नाम आया है तो इसको हम देख भी लेते हैं कि आखिर ये एफआरबीएम क्या है। ठीक है, एफआरबीएम पे कौन सी बला है, चलो देख लो। बला नहीं है ये, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम सबकी भलाई के लिए किया गया है। इसका पर्पस है कि एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेकर आया जाए इंडिया में, और इंडिया का जो फिस्कल मैनेजमेंट है वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी हो। ये टारगेट्स देता है कि किस तरीके से हमको फिस्कल रेवेन्यू और डेट टू जीडीपी रेशियो को कम करना है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इसकी ये है कि इंडिया में फिस्कल स्टेबिलिटी बने और आरबीआई को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए इन्फ्लेशन को लेकर। ठीक है, सारी स्टेट्स ने एफआरबीएम एक्ट को लागू किया है। अब जो एफआरबीएम एक्ट है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? तो फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है। ठीक है, एफआरबीएम टारगेट जो कि सेट किए गए हैं, ये जो एक कमेटी थी एनके सिंह कमेटी, उसने इसको बताया। उन्होंने कहा फिस्कल डेफिसिट जो है 31 मार्च 2023 तक 2.5% ऑफ जीडीपी जो है इतना हो जाना चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट 0.8% हो जाना चाहिए जीडीपी का। डेट टू रेशियो 60% हो जाना चाहिए। किसका? जीडीपी का। अब जो ये रिपोर्ट आई है, भाई रिपोर्ट आएगी तो कुछ फाइंडिंग्स भी लेकर आएगी। अब ये रिपोर्ट आई है, ये कुछ फाइंडिंग्स भी लाई है, देख लेते हैं इसकी कुछ फाइंडिंग्स। इन्होंने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज़ की जो रेवेन्यू रिसिट्स है ना, सब कुल मिलाकर वो 14.9% इनकी जीडीपी की हो जाती है। ठीक है, जिसमें से इनके ओन टैक्स ही 55% है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट जितना इनको होता है वो है जीडीपी का 14.9%, जिसमें भी 55% तो टैक्स ही होता है इनका खुद का। अब जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है स्टेट गवर्नमेंट का और यूटीज़ का, वो 18.5% ऑफ जीडीपी था। ठीक है, जिसमें से 83% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और 17% कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो तो अच्छा रहता है, रेवेन्यू कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा चल रहा है। फिस्कल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हुई है स्टेट्स की, क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमिक रिकवरी हुई है पैंडमिक के बाद में। जो आपका स्टेट ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है वो उसमें बजट ये किया गया था कि इसको हम डिक्लाइन करेंगे 4.1% से 3.4% तक 2022 में। ठीक है, ऐसा जो है बजट किया गया था। जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है ये क्या होता है? ये टोटल एक्सपेंडिचर का एक्सेस होता है टोटल रेवेन्यू रिसिट्स पे। ठीक है, तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या है कि जितना भी आपका खर्चा हुआ है उसमें से आपको माइनस करना है जो आपकी नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट्स हैं और रेवेन्यू रिसिट्स हैं, इसको आप माइनस कर दो तो आ जाएगा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। स्टेट्स डेट जो है उसको बजट किया गया था कि 29.5% ऑफ जीडीपी हो जाएगा। ठीक है, अभी कितना है? 31.1%। ये अभी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी ये हाई है, क्योंकि ये जो कमिटी थी एफआरबीएम की रिव्यू कमेटी थी, उन्होंने कहा था कि 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी ये 29.5% है। ठीक है, जो 38% हायर बजटेड कैपिटल आउटले है स्टेट्स का 2022 में, वो हुआ है क्योंकि ग्रोथ हुई है 31.7% की। ठीक है, अब अगर जो स्टेट फाइनेंसेस हैं ये स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो हमें ग्रोथ मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारे आएंगे इंडिया में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और एसडीजीज़ को भी हम अचीव कर पाएंगे। इसके लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे क्या किए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लेकर आए हैं। जैसे कि एक स्कीम लेकर आए हैं स्टेट की
फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, जिसका नाम है स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसमें 1 लाख करोड़ जो है इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाएंगे 50 साल के लिए। उसके बाद में है रिफॉर्म लिंक्ड एडिशनल बोरोइंग हो सकती है, जिसमें कि जो है स्टेट गवर्नमेंट को ये बोरोइंग दी जाएगी, जिसमें वो एडिशनल बोरोइंग कर सकते हैं अपनी जो भी उनकी जीडीपी है स्टेट की, वो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए % जो है वो बोरोइंग कर सकते हैं। वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट जो है स्टेट गवर्नमेंट की वो कम कर दी गई है। पहले थी 51,560 करोड़, अब वो 47,010 करोड़ कर दी गई है। इंक्लूजन ऑफ बजट बोरोइंग्स, स्टेट डेट पोजीशन में ऑफ बजट बोरोइंग्स को भी इंक्लूड किया गया है। स्टेट लेवल पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा, फेस मोनेटाइजेशन होगा असेट्स का, और अमनेस्टी स्कीम भी लेकर आई है केरल और राजस्थान की सरकार। ठीक है, अब जो स्टेट की फाइनेंसेस है इसके ऊपर कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि वर्टिकल इम्बैलेंस। मतलब क्या कि स्टेट जो है वो सेंटर पर डिपेंडेंट रहती हैं अपने रिसोर्स की मोबिलाइजेशन के लिए, और ये काफ़ी बड़ा आपका कंसर्न है। ठीक है, आपका जो टैक्स डिवोल्यूशन है सेंटर से स्टेट की तरफ वो अफेक्ट हुआ है, क्योंकि सेस बढ़ गए हैं, सरचार्जेस बढ़ गए हैं। तो सेस और सरचार्जेस जो हैं, ये तो सेस तो है, ये तो आपके सेंटर रखता है ना, अब वो सब सेंटर रख ले रहा है, तो सेंटर की तो अच्छी खासी इनकम हो जा रही है, और स्टेट्स बेचारी सेस सरचार्ज लगा नहीं रही हैं, तो वो सफ़र कर रही हैं। फिर है जो अनटाइड फंड्स का शेयर है, मतलब कि टैक्स डिवोल्यूशन, रेवेन्यू डेफिसिट, ग्रांट्स का शेयर जो है सेंट्रल ट्रांसफर में स्टेट्स के लिए वो कम हो गया। सेंटर जो है वो पैसा कम दे रही है स्टेट्स को, इसकी वजह से स्टेट्स जो है उनके पास में पैसा रह ही नहीं रहा है, तो वो कुछ करें भी तो करें कैसे। उसके बाद में बात करें हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस की, तो इसमें क्या है, रीजन स्पेसिफिक डिस्पैरिटीज़ हमको देखने को मिल रही हैं। कमिटेड एक्सपेंडिचर्स का ज़्यादा डोमिनेंसेस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, और जहाँ पर हमें करनी चाहिए तो कैपिटल, वो जहाँ वहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुए जा रहे हैं। हर जगह सेंटर का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है तो उसमें सेंटर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फिर जो आपकी स्टेट के अपने ओन टैक्स रेवेन्यू है वो ज़्यादा बढ़ भी नहीं रहा है, वो धीरे धीरे ही बढ़ रहा है, उसमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही है। नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं वो बहुत कम हैं। ठीक है, और टैक्स वोएंसी जो है उसमें मॉडरेशन पॉसिबल है। ठीक है, ओके, और कुछ बचा इसमें? हाँ, एक टर्म हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो हमें देख लेनी चाहिए, वो है टैक्स एमनेस्टी। टैक्स एमनेस्टी का मतलब क्या है कि टाइम ऑफर को हम लिमिटेड कर दें। लिमिटेड टाइम ऑफर है गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाइड ग्रुप को, जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ग्रुप को ये गवर्नमेंट का एक लिमिटेड टाइम ऑफर है कि एक आप डिफाइंड अमाउंट जो है आप उसको पे कर देंगे, तो अगर आप टैक्स लायबिलिटी उसको माफ़ कर दिया जाएगा अगर आप डिफाइंड अपना अमाउंट पे कर देंगे। मान लो किसी की टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है, 60,000 रुपये उसको पे करने हैं, तो इन्होंने बोल दिया 55,000 जमा कर दोगे तो आपकी जो पूरी लायबिलिटी है उसको माफ़ कर दिया जाएगा। ये होता है टैक्स एमनेस्टी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो है ये न्यूज़ में क्यों आ गया भाई, ये न्यूज़ में क्यों है, चलो देख लेते हैं। तो एक जॉइंट स्टडी जो है वो करी गई है, रुको 1 मिनट, एक जॉइंट स्टडी है फ्रॉम प्राइस वाटर हाउस कूपर्स और जो एसोसिएशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक जॉइंट स्टडी की है। इन्होंने हाईलाइट किया कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में उनका क्या रोल है, इसको इन्होंने हाईलाइट किया है। चलो तो देख लेते हैं इंडिया के माइक्रो फाइनेंस सेक्टर्स को और इंडिया की ग्रोथ को। तो माइक्रो फाइनेंस क्या है? माइक्रो फाइनेंस जो है फाइनेंशियल सर्विस का ही एक फॉर्म है जो कि स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करता है और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है पुअर और लो इनकम हाउस होल्ड्स को। भाई जो गरीब है उनको भी तो पैसा चाहिए ना, तो उनको जो लोन है या फिर बहुत ही ईजिली लोन प्रोवाइड कर दिया या फिर कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, वो होते हैं माइक्रो फाइनेंस आपके सेक्टर। ठीक है, ये जो सेक्शन है सोसाइटी का इसको मिसिंग मिडल भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि मिसिंग मिडल क्या है। मिसिंग मिडल वो सेक्शन है जो कि गरीब है, जैसे कि पुअर और लो इनकम हाउस होल्ड्स। ठीक है, इनके पास में फॉर्मल क्रेडिट का एक्सेस नहीं होता है क्योंकि इनके पास में कोलैटरल नहीं होता है।
ठीक है। जैसे बैंक से आपको क्या चाहिए, लोन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको कुछ कोलैटरल देना पड़ता है ना। जैसे आपने गोल्ड दे दिया, आपने अपने घर के कागज़ दे दिए, अपनी कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई एसेट से रिलेटेड कोई भी कागज़ देने पड़ते हैं, तभी तो लोन मिलता है ना। तो वो होता है कोलैटरल। लेकिन बहुत सारे जो गरीब लोग हैं, लो इनकम लोग हैं, उनके पास में ऐसे कोलैटरल है ही नहीं, तो वो देंगे कहाँ से, है ना। तो उनको लोन चाहिए, तो ये जो आपके माइक्रो फाइनेंस है ना, ये लोन प्रोवाइड करते हैं। अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इनकी इम्पोर्टेंस की हम बात कर लेते हैं कि भाई ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। तो भाई इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। जिसके पास में कोलैटरल नहीं है, जो पुअर लोग हैं, वो भी यहाँ पर लोन ले सकते हैं। पॉवर्टी को ख़त्म करने की बात करता है। जो पुअर है, अब उनको लोन मिल जाएगा तो वो अपना कुछ काम करेंगे और गरीबी से बाहर हो जाएंगे। वीमेन एम्पावरमेंट की भी बात करता है, क्योंकि ज़्यादातर यूजर्स जो हैं वो यहाँ पर वीमेन ही हैं। सोशल इक्विटी की बात करें तो इसमें जो है वाटर सैनिटेशन प्रोडक्ट्स को फाइनेंस किया जाता है। जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें भी इस अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। और बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन की, तो बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं ऐसे लोगों को जिनको फाइनेंशियल सर्विसेज अभी तक नहीं मिलती थी। एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है। बहुत सारे लोगों से कहा जा रहा है कि आप जो ऐसे बिजनेस हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है, तो वहाँ पर इनको भी क्या किया जा रहा है, पैसे मिल रहे हैं। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो है इंडिया में, उसको देखते हैं। ठीक है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो मार्केट शेयर में आपका जो बैंक्स हैं उसकी शेयर देखें तो 40.99% शेयर जो है पूरा, वो आपका बैंक्स का है। NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से इसका 30% है। आपका जो आपकी SFC स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, इसका जो आपका शेयर है वो है 18.73%। NBFC इसका है 8.71%। नॉन प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का 0.78%। तो काफ़ी बड़ा शेयर इधर देखने को मिल रहा है हमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है। अच्छा जी, अभी कौन कौन से मॉडल्स हैं जिससे क्या होता है कि आप डिसवर्स करते हो, लेकिन इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है नहीं पूछा जाएगा, इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा। अब हम यहाँ जो काम की चीज़ें उससे देखते हैं, क्योंकि आलतू फालतू चीज़ें अगर दिमाग में भर लेंगे तो जो जो आपकी काम की चीज़ें वो तो उसके लिए जगह ही नहीं बचेगी, है ना। हमें सिलेक्टिव स्टडी करनी है, स्मार्ट बनना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। चलो, रेगुलेशन कौन करता है? तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो NBFC स्मॉल जो फाइनेंस बैंक्स हैं और आपके बैंक से इसको रेगुलेट करता है, इतना तो हमें पता ही है। मालेगांव कमेटी की बेसिस पर बात करें तो RBI ने एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है NBFCs माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए भी लेकर आई है। RBI जो है रिकॉग्नाइज करती है सदन को। सदन क्या है? एक एसोसिएशन है इम्पैक्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का, जो कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का। सेबी जो है वो भी लिस्टेड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को मॉनिटर कर सकती है। कुछ स्टेट्स जो हैं उनके पास में अपने ही लॉ हैं इन माइक्रो लैंडर्स को रेगुलेट करने के लिए। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इनके लिए? तो इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड जो है वो इंट्रोड्यूस किया है सिडबी के द्वारा। फिर जो मुद्रा है, मुद्रा क्या है? एक आपकी रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर। ठीक है। फिर ई शक्ति प्रोजेक्ट जो मैप करेगा कि अभी एग्जिस्टिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कौन कौन से हैं और उनका फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को उनकी डेडिकेटेड वेबसाइट पर ये क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं ये क्या है? और सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है, ये दो मेजर लोन डिसबर्समेंट मॉडल्स हैं, जो कि आपके बहुत सारी जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बिल ऑफ 2012 आया था मालेगांव कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर, जो कह रहा है कि इसको रेगुलेट करने के लिए आपको एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, जो अभी भी नहीं बना है। ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि जो नोबेल लॉरेट हैं मोहम्मद यूनुस, ठीक है, उन्होंने फाउंडेशन डाली है किसकी? जो मॉडर्न अभी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं
इसको फाउंडेशन किसने डाली है? तो आपके जो मोहम्मद यूनुस हैं, उन्होंने इसकी फाउंडेशन डाली। उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश 1976 में इन्होंने ग्रामीण बैंक को खोला था। ठीक ठीक है। अब ये जो आपके माइक्रो फाइनेंस सेक्टर्स हैं, इसमें क्या है कि इनको कुछ चैलेंजेस भी हो रहे हैं। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस है, पहले रेगुलेटरी चैलेंजेस की बात करें तो आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज़ के अलावा दूसरे जो ये आपके इंस्टीट्यूशंस है ना, इनमें मिनिमल और नो रेगुलेशंस है, कोई ज़्यादा रेगुलेशंस है नहीं। जो आरबीआई ने रेगुलेट किया उन्हीं के पास में रेगुलेशंस हैं। कोई भी फैसिलिटी नहीं है कि जो आपके कंज्यूमर के डिपॉजिट्स हैं उनको कुछ श्योरिटी मिले, ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं। मिसयूज़ होता है मार्केट डोमिनेंस का। फिर स्ट्रेटजिक और क्रेडिट रिस्क भी यहाँ रहते हैं। बोरोवर्स को बताया जाए, बोरोवर्स के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं, क्रेडिट हिस्ट्री नहीं मिलती है, फॉर्मल कोलैटरल नहीं होता है, कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस जो है वो लेबोरियस नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी भी लोगों के पास में नहीं है। और चैलेंजेस की बात करें तो ऑपरेशनल देखें तो यहाँ पर रिकवरी प्रोसेस अच्छी नहीं है। बहुत सारी लैंडिंग जो है वो प्रैक्टिस की जाती है कुछ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। कस्टमर सेगमेंट जो है वो भी डाइवर्स है, उनकी नीड्स भी डाइवर्स रहती है। टेक्नोलॉजी की बात करें, डेटा प्राइवेसी सबसे बड़ा इशू, ठीक है, डेटा लिटरेसी नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, डेटा प्राइवेसी का इशू है। ओके। और बात की जाए तो फाइनेंशियल बात करें, फाइनेंशियल चैलेंजेस कौन कौन से हैं, तो लो कॉस्ट फंडिंग है यहाँ पर, इंटरेस्ट रेट जो हैं वो हाई रहते हैं, कॉमर्शियल बैंक जो हैं उस पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं लोन के लिए, तो ये सब इश्यूज़ देखे जा रहे हैं यहाँ पर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ 3.6। इसमें बात की गई है आईबीसी की, मतलब क्या, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। भाई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड तो हर आए दिन न्यूज़ में आए जा रहा है। अभी न्यूज़ में क्यों, चलो देख लेते हैं। तो जो आईबीसी है इसकी फंक्शनिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स हैं उन्होंने कुछ चेंजेस को लेकर आए हैं, कुछ चेंजेस को प्रपोज किया है। अच्छा जी, पहले आईबीसी के बारे में जान लें। हाँ जी, जान लेते हैं। तो आईबीसी क्या है, 2016 से फोर्स में है इंडिया में। ये कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है, टाइम बाउंड मार्केट मैकेनिज्म है, जिससे कि जो इंसॉल्वेंसी कॉर्पोरेट पर्सनस की, पार्टनरशिप फर्म्स की या फिर इंडिविजुअल्स की, उसको एड्रेस करने के लिए ये लॉ 2016 से काम कर रहा है। ये एक सिंगल लॉ है, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी से जो डील करता है, ठीक है, बहुत ही हाई स्पीड में। अब ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, इसके 4 पिलर्स हैं। 4 पिलर्स कौन कौन से हैं, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़, जहाँ पर लैंडर्स, लैंडिंग टर्म्स, इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर किया जाता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड है, ठीक है, जो रेगुलेट करता है इसके काम को। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, ठीक है, जिसमें है एनसीएलटी एंड डीआरटी, जिसमें रिकवरी होती है। अगर आपका कोई भी डिफ़ॉल्ट हो जाता है, जो आपके लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो हमें पैसा कहाँ से मिलेगा भाई, कहाँ से हम रिकवर कर सकते हैं, तो एनसीएलटी और डीआरटी हेल्प करते हैं। और अगर हम उनके फैसले से खुश नहीं हैं तो हम अपील भी कर सकते हैं एनसीएलटी के पास में, ठीक है। असेट वैल्यू और डेटर टाइप के बेसिस पर जो आईबीसी है वो कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी जो प्रोसेस है इसको 3-4 तरीके से देती है। मतलब कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन जो है, एक है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, एक है फास्ट ट्रैक कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, ठीक है। अभी हम देखते हैं कौन सी किसके लिए है, इसको भी अभी हम देखेंगे, ठीक है, डिटेल में देखेंगे, थोड़ी ही देर में आगे होगा। अच्छा जी, यहीं पर मिल जाता है, चलो पहले इसको ही देख लेते हैं। तो अभी आपका क्रेडिट एंड कंट्रोल मॉडल जो है, यहाँ पर क्या होता है कि जो ये आपका CIRP है, ठीक है, कॉरपोरेट वाला है, वो किसके लिए, कॉरपोरेट जो आपके कॉरपोरेट सेक्टर्स होते हैं, कॉरपोरेट्स होते हैं, जो कंपनीज़ होती हैं, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाती हैं तो उनका जो भी मैटर जाएगा वो यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब जो भी उनका केस जाएगा वो यहाँ पर सॉल्व होगा। जो आपका PRIP मॉडल है, ये जो है ये करता है अगर MSME जो होती हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाती हैं तो उनका केस ये हैंडल करते हैं।
और जो आपके FIRP है ये भी आपके CIRP की तरह ही होते हैं, लेकिन टाइम और वैल्यू का इनका डिफरेंस है। यहाँ पर स्मॉल साइज कंपनीज, स्टार्टअप्स और अनलिस्टेड कंपनीज जिनकी एसेट वैल्यू 1 करोड़ से कम होती है उनके केसेस यहाँ पर डील होते हैं। तो आपको तीनों ही चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं IBC के बेनिफिट्स की। IBC के बेनिफिट की बात करें तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ जो है ये प्रोवाइड करता है। भाई आप जो है अगर इंसॉल्वेंट कोई भी कंपनी हो जाती है तो जो क्रेडिटर्स हैं उनको पैसा ये वापस करवाता है जितना भी हो सकता है, तो इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, फिर जो वैल्यू जो डिस्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, ठीक है, अब जो कंपनी है वो दिवालिया हो गई, उसके पास में कुछ बचा नहीं, तो उसकी जो असेट्स होंगी वहाँ पर सोफ़ा होगा पड़ा, वहाँ पर कंप्यूटर्स होंगे, वहाँ पर उसकी ज़मीन होगी, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना होगा, उन सब की नीलामी करी जाती है। तो उसके मैक्सिमम पैसा यहाँ पर ये करने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू रिलीज़ हो सके। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्योंकि ये जो है इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। फिर हेल्दी क्रेडिट फ्लो बना रहता है क्योंकि क्रेडिटर्स को खतरा नहीं इतना लगता है, उनको लगता है अगर ये बैंकरप्ट हो भी जाएगा तो भी हम केस कर देंगे और हमें पैसा मिल जाएगा वापस। ठीक है, फिर ये बैलेंस करता है स्टेक होल्डर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स सबके रिलेशनशिप जो है उसको बैलेंस करके रखता है। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, जैसे एडजुडिकेटरी डिलेज हो जाते हैं, बहुत सारा टाइम लिया जाता है। जो भी अगर मान लो कोई दिवालिया हो गए तो उसके अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट करनी है, कोई फाइल करनी है कोई केस को, तो उसमें बहुत टाइम लगता है और केस को पूरा होने में जो आपका रिजल्ट आता है उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। रिकवरी रेट अभी कम हो गए हैं, रिकवरी रेट बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, 500 कंपनीज में से 100 कंपनी ऐसी थी जहाँ पर रिकवरी हो पाई है। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, और उसके मतलब क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी क्या है कि एक कंपनी है एक जगह तो वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही, दूसरी जगह वो दिखा रही कि हम बिल्कुल दिवालिया हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद में है होम बायर के राइट को अपहोल्ड करता है। ठीक है, फाइनेंशियल जो होम बायर्स जो हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की तरीके से, लेकिन मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है 10% की या फिर 100 होम बायर्स की जो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। फिर लो यूटिलाइजेशन हो रहा है आपकी IU का। ठीक है, डिस्पाइट इसका इसमें क्या है कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन का टाइम पीरियड तो है लेकिन इसका यूटिलाइजेशन काफ़ी कम हो रहा है। फंक्शनिंग में भी काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। अब देख लेते हैं इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी, दोनों ही जो टर्म्स हैं ये हमें एक सी लगती हैं लेकिन अभी ये एक सी है नहीं, तो इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है चलो देखते हैं। इंसॉल्वेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कंपनीज या फिर इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने डेट्स को, अपने जो भी कर्जा है उसको प्रीपे नहीं कर पाते। बैंकरप्सी एक लीगल प्रोसीडिंग है जो भी अब स्टार्ट हो जाती है कि हाँ इंडिविजुअल जो है अब ये बैंकरप्ट हो गया, ये हमारा पैसे वापस नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए लीगल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, उसको हम बैंकरप्सी बोलते हैं। ठीक है, बैड लोन रिजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में कौन कौन है, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, जो सब इस कोड के अंडर आते हैं और बैड लोन को रिजॉल्व करते हैं। फिर है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी क्या होती है, चलो इसको भी देख लो। इसमें ऐसे सर्कमस्टांसिस होते हैं जहाँ पर इंसॉल्वेंट डेटर जो है उसके पास में एसेट्स तो हैं, क्रेडिटर्स तो हैं, एक कंट्री से ज़्यादा हैं, लेकिन एक कंट्री में है, दूसरी कंट्री में भी, तीसरी कंट्री में भी उसके एसेट्स फैले पड़े हैं। तो IBC के अंडर जो है 234 और 235 के अंडर, इस सेक्शन के अंडर ये रेगुलेट होता है, लेकिन ये एडॉक होता है नेचर में और इसकी वजह से काफ़ी डिले भी होता है। अब ये तो हमने IBC के बारे में समझा है, लेकिन मुद्दा IBC के बारे में समझना नहीं है। अभी जो न्यूज़ है वो तो ये है कि IBC में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं वो प्रपोज़ किए गए हैं। तो देख लेते हैं भाई कौन कौन से चैलेंजेस प्रपोज़ किए गए हैं। तो प्रपोज जो चैलेंजेस किए गए हैं उसमें पहला है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो कि मल्टीपल प्रोसेसेस जो IBC के अंडर हैं उन सबको एक साथ देख सके। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, डिलेस कम होंगे और बेटर डिसीजन मेकिंग होगी। उसके बाद में CIRP एप्लीकेशंस जो हैं उसके एडमिशन करने की बात की गई है। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो हैं वो एसर्टेन करेंगे डिफ़ॉल्ट और डिस्प्यूट अकरेंस को,
इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ में। ये एप्लीकेशन से पहले ही इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बताएंगे कि क्या क्या डिफ़ॉल्ट हुआ है, क्या क्या डिस्प्यूट है। ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को मैंडेटली एडमिट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन और इनिशिएट करना पड़ेगा सिर्फ को। ठीक है, डिलीट कर दिए जाएंगे CD राइट, जिससे जो कि आपके इंटरिम रिजोल्यूशन के प्रपोज करने के लिए ये राइट जो थे वो अब डिलीट कर दिए जाएंगे। स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है इसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क को एक्सपेंड किया जाएगा। रियल एस्टेट केसेस को लिमिट किया जाएगा कि आउटकम जो है डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट्स में वो आपके लिमिट किए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा। लिक्विडेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो लिक्विडेशन प्रोसेस को रिकास्ट किया जाएगा, जिससे कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को, अथॉरिटी को, कि डायरेक्ट रिजोल्यूशन हो अगर लिक्विडेशन फीसिबल नहीं है तो। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लोन लॉस प्रोविजंस। लोन लॉस प्रोविजंस क्या है इसको देखते हैं, वही न्यूज़ में क्यों है। तो न्यूज़ में इसलिए है कि अभी RBI ने एक डिस्कशन पेपर को फ्लोट कर दिया, डिस्कशन पेपर को रिलीज़ किया है, जो कह रहा है कि बैंक्स को seeks to move banks towards an expected loss based approach and एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस रिजीम। इन्होंने क्या किया है, ये जो पेपर आया है ये कह रहा है कि बैंक्स को एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच की तरफ मूव कराना है। अब ये जो लोन लॉस प्रोविजंस हैं, लोन लॉस प्रोविजंस क्या होते हैं ये जानो। लोन डिफ़ॉल्ट्स होते हैं अकाउंट में, हमें पता है बैंक अकाउंट में बहुत सारे लोन डिफ़ॉल्ट्स हो जाते हैं, तो बैंक क्या करता है, लोन का कुछ प्रोपोर्शन जो है वो एक साइड पर रख देता है निकाल कर, इसको हम लोन लॉस प्रोविज़न कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक को तो लॉस हो जाता है, कई सारे लोन डिफ़ॉल्ट होते हैं, तो क्यों ना लोन का कुछ पार्ट साइड में निकाल कर रख दें अपनी सिक्योरिटी के लिए, उसको हम क्या बोल रहे हैं, लोन लॉस प्रोविजंस। ठीक है, तो लोन लॉस प्रोविज़न क्या है, इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस है। ठीक है, जिससे कि अगर लोन से कोई भी लॉस हो रहा है तो उसको रिकवर कर लिया जाए। अब क्योंकि बहुत सारे लोन ऐसे हैं जो इम्पेयर नहीं होते, उनका टाइम पर पैसा आ जाता है, तो वो जो लोन लॉस प्रोविज़न है उसको हम यूज़ करेंगे बैंक से कि वो भी एक्सपेक्टेड लॉस हो रहा है उसको हम मीट कर सकें। ठीक है, अप्रोचेस क्या क्या रहेंगी, तो फैक्टर्स क्या क्या हैं जिस पर ये लोन लॉस प्रोविजंस डिपेंड करते हैं। तो बैंक में कितना भी लॉस हुआ उसकी हिस्ट्री निकालते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। फिर एक्सपेक्टेड लेवल कितनी है, सेफ्टी कितनी है बैंक की, बैंक कितना साउंड है, इस पर डिपेंड करेगा। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया जाएगी दूसरे बैंक्स की, और इकोनॉमिक कंडीशंस क्या चल रही हैं उस पर ये डिपेंड करेगा। अब ये अप्रोच क्या है, तो अभी जो है इंडिया में बैंक्स को कहा जाता है कि वो लोन लॉस प्रोविज़न बनाएगा इनकर्ड लॉस अप्रोच के बेसिस पर। इनकर्ड लॉस अप्रोच क्या है, इनकर्ड लॉस अप्रोच है प्रोसाइक्लिकल प्रूडेंशियल रिजीम है, जहाँ पर बैंक्स जो हैं वो लॉस के लिए प्रोवाइड करेंगी कुछ पैसा जो कि ऑलरेडी इनकर हो चुका है, भैया लॉस हो चुका है, उसके बाद में उसके लिए वो पैसा प्रोवाइड करेंगी। ये अभी जो है अप्रोच चल रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो स्पेसिफिक प्रोविज़न के साथ में कवरेज बढ़ जाता है जब लोन जो हैं वो नॉन परफॉर्मिंग बनने लगते हैं, तब जो है यहाँ पर कुछ प्रोविजंस लगते हैं। अकाउंटिंग रेफरेंस में अगर हम बात करें तो इसको प्रमोट किया जाता है, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 39 है वो इसको प्रमोट करते हैं। 2014 में जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 39 है उसको सुपरसीड किया गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 9 से। ठीक है, जिन्होंने बैंक लोन लॉस को चेंज कर दिया है, चेंज करने के लिए प्रोविजंस जो हैं वो लेकर आए हैं कि एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच रखनी चाहिए। प्रपोज्ड अप्रोच क्या है कि भैया आप दूसरी अप्रोच इन्होंने कौन सी बताई, तो इन्होंने बताया कि एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच जो है उसको लेकर आना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो गुड इकोनॉमिक टाइम्स चल रहे हैं उसी टाइम पर रिजर्व बना लो। अभी आपके अच्छे दिन चल रहे हैं तो आप अपने बुरे दिनों का इंतज़ाम अभी से कर लो, कि अब ऐसा नहीं है कि बुरे दिन आ गए, हाथ में कटोरा आ गया, बिल्कुल भिखारी हो गए, तब आप पैसे का इंतजाम कर रहे हो। नहीं, अब अच्छे दिन चल रहे हैं उसी टाइम पर कुछ पैसा जोड़ कर रख लो कि अगर कोई बात
आगे कभी कोई लॉस हो जाता है तो आप उसको कैसे डील करेंगे। ठीक है, ये जो है स्मूथनिंग इफेक्ट देगा इंडिविजुअल बैंक लेवल पर और ओवरऑल बिजनेस साइकिल इंप्रूव होगी, सिस्टमेटिक इश्यूज जो हैं वो कम होंगे। प्रपोज फ्रेमवर्क क्या है इसके इस रिजीम के अंडर, तो फर्स्ट प्रपोज जो है इसको अडॉप्ट किया गया था 2018 में, लेकिन फिर बाद में इसको नहीं माना गया। ठीक है, इसको डेफर्ड कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ा दिया गया। इसको कहा गया था कि 2018 में हम इसको अपना लेंगे, लेकिन अपना नहीं पाए, अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बैंक्स जो हैं वो फाइनेंशियल एसेट्स को क्लासीफाई करेंगे 3 स्टेजेस में, 3 कैटेगरी में। स्टेज 1, 2, 3 क्यों डिपेंड किस पर होगा कि उनकी क्रेडिट लॉस कितना उनसे जुड़ा हुआ है और उसके बाद में आगे रिपोर्टिंग डेट क्या क्या है उस पर ये बताएंगे। स्टेज 1, 2, 3 में जो अभी एसेट्स हैं उसको ये डिवाइड कर देंगे। बात करें IFRS की, तो ये क्या है, तो ये कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल हैं जो गवर्न करते हैं कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इवेंट जो है किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट होगा। ठीक है, अच्छा जी, कुछ और भी पढ़ने को बचा है? हाँ, बचा है ना, बहुत कुछ बचा है। पहले देखते हैं कि जो लोन लॉस प्रोविजंस है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये प्रोविजंस ज़रूरी हैं जिससे कि मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो है उसमें मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग प्रैक्टिस अगर हमें करनी है तो हमें ये प्रोविज़न बनाने ज़रूरी हैं। इंटरनल इंश्योरेंस फंड बनाया जाएगा लोन डिफ़ॉल्ट के अगेंस्ट में, हेल्प करा जाएगी प्रूडेंशियल सुपरविजन को एक्यूरेट असेसमेंट करके फाइनेंशियल हेल्थ जो है उसको बढ़िया करा जाएगा, फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है। अब ये जो प्रोसाइक्लिकल LLPs है जो अभी हमारी हमने बताया ना कि लॉस हो जाता है, उस लॉस के होने के बाद में हम उसकी प्रोविज़न बना रहे होते हैं, तो ऐसा ना हो। तो इसमें अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो ये सिस्टम चल रहा है जिसकी वजह से हमने कुछ नए प्रपोजल्स लाए हैं। जिन्होंने बताया कि लो LLPs फ्रॉम बैंक्स इन द इकोनॉमिक अपस्विंग पीरियड्स ड्यू टू लो इनकम लॉसेस। इन्होंने कहा कि जब लॉस कम हो रहे होते हैं, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अच्छा टाइम चल रहा है, उस टाइम पर जो है प्रोविजंस बहुत कम बनते हैं। अंडर एस्टिमेशन हो जाता है जो कॉस्ट ऑफ लोन्स का, लैंडिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो लेस रिस्ट्रिक्टिव हो जाती है, इससे कि लोन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सडन इंक्रीज हो जाता है अगर जो इकोनॉमी है वो डाउन हो गई है, एकदम से बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, तो प्रोविज़न हम बनाएंगे उसके लिए भी पैसा प्रोवाइड करेंगे। एक तो पहले ही लोन हमें वापस नहीं मिला, वहाँ से पैसा नहीं आया, ऊपर से हम उसके लिए अलग से पैसा और निकाल के रख रहे हैं, तो ये बहुत बुरा रहता है। एकदम से बहुत ज़्यादा हमारी जो है प्रोविजंस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में है बैंक्स जो हैं वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्टिव रूल्स जो है लैंडिंग एक्टिविटी पर इम्पोज कर देते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। जो हमने कहा ना कि 3 स्टेज में हम फाइनेंशियल एसेट को क्लासीफाई करेंगे। पहला है कि नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, ऐसे स्टेज जिस पर कोई भी क्रेडिट रिस्क जो है उसमें इंक्रीज़ नहीं हुआ। दूसरे में इंक्रीज़ हो गई है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हो गई क्रेडिट रिस्क में। तीसरे में है कि अब तो इम्पेयरमेंट ही हो जाएगा फाइनेंशियल एसेट्स का। ठीक है, अब वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे फाइनेंशियल एसेट हमारे। तो ये 3 स्टेजेस हैं। प्रोविजंस क्या हैं कि अगर कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं है तो 12 मंथ का एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बनाकर रखना चाहिए। अगर आपका क्रेडिट रिस्क है तो लाइफ टाइम के लिए क्रेडिट लॉस बनाकर रखो। ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट रेवेन्यू अभी भी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पर ही कैलकुलेट होगा। और स्टेज 3 में लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस तो बनेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेवेन्यू है वो नेट कैरिंग अमाउंट पर बनेगा। ठीक है, अब बैंक्स जो हैं उनके पास में आज़ादी है कि वो अपने अपने मॉडल्स बना सकते हैं। इस प्रोविजंस को बनाने के लिए RRB और स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो अभी इस फ्रेमवर्क से आउट ऑफ द बॉक्स हैं, वो उन्हें यहाँ से अलग रखा गया है, उन पर यह फ्रेमवर्क लागू नहीं होता है। पोटेंशियल बेनिफिट क्या होगा और कंसर्न क्या है, तो बैंक सॉल्वेंसी जो है वो अच्छी और इम्प्रूव हो जाएगी। बैंक्स जो हैं वो रिजिलियंट बनेंगे और यहाँ पर क्रेडिट लॉस प्रोविजंस को अलाइन करेंगे हम ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ में, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। कंसर्न्स ये हैं कि बैंक की कैपिटल पर बहुत इम्पैक्ट पड़ जाएगा इसका। ठीक है, अभी भी लार्जर लेवल पर इसको टेस्ट करना बाकी है। एबिलिटी टू जनरेट सफिशिएंट प्रोविजंस जो हैं
वो उसमें टाइम लैग है, और बिजनेस साइकिल डेवलपमेंट जो है वो कब क्या हो जाएगा ये हमें नहीं पता है। अब कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं इसको मिटिगेट करने के लिए, तो आरबीआई ने गाइडलाइंस जो हैं वो प्रोवाइड की है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वैलिडेटेड टू वेरीफाई, जो ये मॉडल है ये बैंक्स की वो इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किया जाएगा। आरबीआई गाइडेंस के कंप्लायंसेस को देखना है, फिर देखना है कि रेलिवेंट अवेलेबल डेटा को बैंक कैसे यूज़ कर रहे हैं, बैक टेस्टिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। आरबीआई स्पेसिफाई करेगा एक फ्लोर कि मिनिमम कितना आपको कितने पैसे कितने रुपीज़ का प्रोविज़न बनाना है, ठीक है। सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। बैंक्स के पास में ऑप्शन रहेगा कि वो फेज़ आउट कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ इंक्रीज प्रोविजंस और कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेटेड न्यूज़ की, तो रिलेटेड न्यूज़ में है आपका NARCL, ठीक है। NARCL न्यूज़ में है। NARCL क्या है, ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसको हम बैड बैंक बोलते हैं, ठीक है। इसने क्या किया है, इसका पहला स्ट्रेस्ड एसेट जो है इसको ले लिया है लेंडर से, वो है जेपी इंफ्राटेक। ये बैड बैंक जो है ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है जो कि रिस्की एसेट्स को बैंक से ले लेता है एक सेपरेट एंटिटी की तरह, ठीक है। अनाउंस किया गया था बजट 2021 में। ये टेक ओवर करेगा लार्ज वैल्यू ऑफ एनपीए अकाउंट्स, 500 करोड़ के एनपीए अकाउंट्स को ये ले लेगा, ठीक है। और 2 लाख करोड़ की उसकी वैल्यू रहेगी वो ये एसेट्स की, ठीक है। 15% जो ये कैश पेमेंट करेगा, 85% सिक्योरिटी रिसीट्स के पेमेंट करेगा, ठीक है। ये इनकॉर्पोरेट हुआ है अंडर कंपनीज एक्ट, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में की इसमें मेजॉरिटी स्टेक है। इसको रजिस्टर किया गया आरबीआई के साथ में एज एन एआरसी, ओके। सिग्निफिकेंस क्या है इन बैड बैंक्स का, तो एनपीए जो है उसको रिड्यूस किया जाएगा, इम्प्रूव की जाएगी रिकवरी एंड प्रमोट कंपटीशन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट फ्रेमवर्क। अब ये न्यूज़ में क्यों है भाई, तो रिसेंटली आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर जो है उसको फ्लोट किया है जो है सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट फ्रेमवर्क के ऊपर। अब ये क्या होता है, तो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लोन्स को पूल किया जाता है और उसके बाद में स्पेशल पर्पस एंटिटी के लिए ये सेल कर दिया जाता है। फिर वो जो है स्पेशल पर्पस एंटिटी वो इन सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं जिसका जो बैक्ड होती हैं बाय द लोन पूल, ठीक है। वो ऐसी सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं जो कि ये जो लोन पूल हुआ है इससे वो बैक्ड रहते हैं, ठीक है। ये रहा। अब स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है ये रिप्रेजेंट करता है कंपनी, ट्रस्ट या फिर किसी भी एंटिटी को जो जिसका कोई भी स्पेशल पर्पस हो। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब है इसमें इन्वॉल्व होती ट्रांजेक्शन्स जो कि क्रेडिट रिस्क जो है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगी, उनको रीपैकेज किया जाएगा ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ में डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स के साथ में, ठीक है। ये एसेट्स जो हैं ये स्टैंडर्ड एसेट्स भी हो सकती हैं, ठीक है, जो कि लोन्स विच आर नॉट क्लासिफाइड एज एनपीए, ठीक है। जो ऐसे स्टैंडर्ड एसेट जो कि अभी भी एनपीए नहीं है, स्ट्रेस एसेट्स जो कि अभी एनपीए हैं, दोनों ही एसेट यहाँ पर हो सकते हैं। अब ये जो फ्रेमवर्क है इसका एम है ये इनेबल करेगा सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एनपीए थ्रू द एसपीई रूट, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स जो हैं इस रूट पर ये जो है सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एनपीए जो है उसको इनेबल कर देंगे। अभी इंडिया में बात करें तो सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स को अलाउ किया जाता है एसपीई रूट के जरिए बेसल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस एसेट जो है इसको किया जाता है ईआरसीज के द्वारा सरफासी के अंडर। 2019 में टास्क फोर्स बनी थी डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट्स फॉर कॉर्पोरेट लोन्स। इन्होंने डिसाइड किया कि इस फ्रेमवर्क को ये इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इस फ्रेमवर्क के अंडर जो एनपीएस ओरिजिनेटर है वो originator will sell them to an SPE by issuing securitization notes। सिक्योरिटाइजेशन नोट्स को इशू करने के बाद में SPI को एनपीए ओरिजिनेटर एनपीए को बेच देगा, ठीक है। इन्वेस्टर्स जो सिक्योरिटाइजेशन नोट्स को खरीदेंगे वो उनको रिकवरी वेस्ट पर पे कर दिया जाता है।
अब बात करते हैं वाटरफॉल पेमेंट मैकेनिज्म की। तो ये अलाउ करता है हायर टियर्ड इन्वेस्टर्स को कि उनको प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट में से पे करा जाएगा, ठीक है, पहले। फिर सीनियर ट्रांच क्या होता है, इसका मतलब ट्रांच है जो कि इफेक्टिवली बैक्ड है, सिक्योर्ड है, फर्स्ट क्लेम ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ एसेट्स से, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया। अभी हुआ क्या है कि रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट जो इसका 1000 करोड़ रुपए की वर्थ थी, उसको इन्होंने क्या किया है, प्राइम मिनिस्टर ने अनवेल किया है, जिससे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, टूरिज्म ईस्टर्न इंडिया में डेवलप हो सके। हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है वेस्ट बंगाल में, उसको इनाग्रेट किया गया है अंडर जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के अंडर, जिसकी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 3 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम की है। मैरीटाइम स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है वो भी गुवाहाटी में इनॉग्रेट किया गया है। अब जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट क्या है, इसको देखते हैं। तो जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसको सपोर्ट करती है वर्ल्ड बैंक। एम ये है कि डेवलप करेगा एक स्ट्रेच बनारसी से हल्दिया के बीच में, ठीक है, कहाँ पर, नेशनल वाटरवे 1 पर, ठीक है, जिससे कि लार्ज वेसल्स का नेविगेशन हो सके। और फीचर्स की बात करें तो ये 1986 में फोर्स में आया था, एग्जिस्टेंस में आया था, जिससे कि डेवलप कर सके और रेगुलेट कर सके इनलैंड वाटरवेज को, ठीक है। मल्टी मोडल टर्मिनल्स इसके ही पार्ट हैं। हल्दिया जो मल्टी मोडल टर्मिनल है, वो जो 3 मल्टी मोडल टर्मिनल्स हैं जो कि गंगा टू अदर एमएमटीज जो गंगा पर बनने वाली हैं, उसमें एक हल्दिया भी है। जो दूसरे हैं वो हैं साहिबगंज और बनारसी अंडर प्रोजेक्ट। और क्या बात हुई है, तो एक शिप रिपेयर फैसिलिटी का भी फाउंडेशन स्टोन रखा है एक ऊंचे से रोड पर एट पांडु टर्मिनल, ठीक है, गुवाहाटी में। 60 कम्युनिटीज और जेटीज से भी ज़्यादा कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं रिवर गंगा पर, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जाए। अब 13 नेशनल वाटरवेज जो हैं, जो कि अभी ऑपरेशन में, इनको एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये हैं आपके नेशनल वाटरवेज 1 जो भागीरथी पर है, भागीरथी, ये रहा भागीरथी, गंगा, प्रयागराज, नीचे ये हुगली की तरफ आ गए, ठीक है। 2 है वो ब्रह्मपुत्र पर बनी हुई है, ठीक है। 73 आपकी नर्मदा पर है, और 100 आपके तापी पर है। फिर 1085 राजपुरी क्रीक शास्त्री कृष्णा पर जो NW4 है, ठीक है। ऐसे ही थोड़े थोड़े आपको याद रखने हैं। अब इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की हमारे इंडिया में क्या पोटेंशियल है, तो नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 ने डिक्लेयर किया कि टोटल 111 नेशनल वाटरवेज जो हैं बनेंगे, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सिर्फ टोटल ट्रांसपोर्ट में से जितना भी आपका ट्रांसपोर्ट होता है उसका 0.5% इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट से होता है। 42% नीदरलैंड में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट से होता है, ठीक है। चाइना में 8.7%, यूएसए में 8.3%, लेकिन हम अपनी बात करें तो सिर्फ 0.5% जितना ट्रांसपोर्ट है वो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट से होता है। मरीटाइम इंडिया विजन की अगर हम बात करें तो कार्गो मूवमेंट जो है नेशनल वाटरवेज पे, उसको टारगेट किया गया है कि 200 मिलियन मीट्रिक टन जो है 2030 तक वो आपको वाटरवेज से ही करना है। अब जो इनलैंड वाटरवेज हैं इसकी बेनिफिट की बात करें तो कैपिटल सेविंग है भैया, सस्ता पड़ता है और बहुत ही कम समय में, बहुत मतलब कम पैसों में जो है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बचती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, फ्यूल कंजम्पशन कम रहता है, सीएनजी और एलएनजी का यूज़ हो सकता है, इसकी नॉइज़ लेवल काफ़ी कम रहती है, रिवर फ्लो भी इम्प्रूव होती है, रीजनल ट्रेड जो है वो भी बढ़ता है। इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए गए हैं इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करने के लिए, तो पहला है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, जिसके बारे में डिटेल में अभी हमने पढ़ा ही है। MOU साइन हुए हैं बांग्लादेश के साथ में, जिससे कि ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है इसको कम किया जा सके। सागरमाला प्रोजेक्ट लेकर आए थे, इंटरलिंकिंग की बात की जा रही है, बहुत सारी रिवर्स को आपस में जोड़ा जा रहा है। 2.5% प्रोसीड्स जो हैं सेंट्रल रोड फंड की वो वाटरवेज में लगाई जा रही हैं।
इंटीग्रेटेड नेशनल ट्रांसपोर्टेशन वाटरवे ग्रिड भी बनाई जा रही है। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। जो नेशनल वाटरवेज है इसमें कौन कौन से चैलेंजेस हैं। तो पहली बात, इन्वेस्टमेंट लेवल बहुत कम है। फिर हाई कॉस्ट है डेवलपमेंट ऑफ एंसिलरी फैसिलिटीज़ जो है, इसको काम करने के लिए फैसिलिटीज़ चाहिए, उसमें कॉस्ट ज़्यादा है। IWT इन्वेस्टमेंट का देखा जाता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हो इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट में, तो ऐसा माना जाता है कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। टेक्निकल चैलेंजेस भी यहाँ पर आते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ टॉपिक नंबर 3.9, जिसमें हम टेक्सटाइल्स की बात करेंगे, टेक्निकल टेक्सटाइल्स की बात करेंगे। वही न्यूज़ में क्यों है, तो अभी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने 2 गाइडलाइंस को इशू किया है अंडर फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ नेशनल टेक्सटाइल्स मिशन। ठीक है, ये गाइडलाइंस कौन सी हैं। तो पहला है जनरल गाइडलाइंस फॉर इनेबलिंग द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। Second is general guidelines for grant for internship support in technical textiles. अंडर एजुकेशन ट्रेनिंग स्किलिंग कंपोनेंट जो है आपका नेशनल टेक्सटाइल मिशन के अंडर, यहाँ पर गोल है कि जो एजुकेशन है उसके लेवल को इम्प्रूव किया जाएगा और इंडियन इंजीनियर्स को एक्सपोज किया जाएगा टेक्निकल टेक्सटाइल्स में, जिससे कि सनराइज सेक्टर्स में ये जो है डेवलप हो सके, इसका टैलेंट और यूज़ हो सके। जनरल गाइडलाइंस फॉर इनेबलिंग ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स प्राइवेट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में ये इनेबल करेगा कि नई टेक्निकल टेक्सटाइल डिग्री प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हों और अपडेट हों एग्जिस्टिंग कन्वेंशन डिग्री प्रोग्राम्स, जहाँ पर नए पेपर हों टेक्निकल टेक्सटाइल्स के। फंडिंग जो है पूरे कोर्स की 20 करोड़ दिए जाएंगे और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर 10 करोड़ दिए जाएंगे। एम्फेसिस करा जाएगा इफेक्टिव और वर्ल्ड क्लास नॉलेज इकोसिस्टम को बनाने के लिए। जनरल गाइडलाइन फॉर ग्रांट फॉर इंटर्नशिप सपोर्ट इन टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करें तो 20,000 इंडियन रुपीज़ पर स्टूडेंट पर मंथ दी जाएंगी इंटर्नशिप के तौर पर। सिग्निफिकेंस क्या है भाई इसका, तो कॉस्ट इफेक्टिव, यूज़र फ्रेंडली है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, इन्वायरमेंट को ये डैमेज नहीं करता, फ्लेक्सिबल कंटिन्यूस वर्सेटाइल है और बहुत ही वेट इसका बहुत लाइट वेटेड है लेकिन ड्यूरेबल है। तो ये सब इसके हो गए बेनिफिट्स। ठीक है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के बारे में अब हम बात करेंगे। ये क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने इसको लॉन्च किया है। इसका एम है कि इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना है टेक्निकल टेक्सटाइल्स के टर्म्स में। टारगेट है कि मार्केट साइज़ जो है वो 40-50 बिलियन डॉलर का हो जाए 2024 तक। फोकस है कि डेवलप करेंगे कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स का अलग अलग मिशंस में यूज़ हो सके, प्रोग्राम्स में यूज़ हो सके और मार्केट को भी डेवलप करना है। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, रिसर्च एंड इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट। अब और बात करें, अगर हमने इसकी सिग्निफिकेंस की बात कर ली, टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं ये जानो। अब टेक्निकल टेक्सटाइल्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं पर्टिकुलरली टेक्निकल काम को करने के लिए। ठीक है, अब इंडिया की बात करें, इंडिया में टेक्निकल टेक्सटाइल्स की बात करें तो हम 5th लार्जेस्ट मार्केट है टेक्निकल टेक्सटाइल्स के। करंट शेयर हमारा है 20 बिलियन डॉलर का, जिसको हमें और बढ़ाना है। ठीक है, 8% एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट हो रही है इस सेक्टर में। 5 से 10% पेनिट्रेशन लेवल हो रहा है इंडिया में। एडवांस कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगी। कुछ चैलेंजेस हैं जो कि इसमें एसोसिएटेड हैं, जैसे कि लोग अवेयर ही नहीं हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स हमें नहीं मिल पाती, R&D नहीं हो पा रही है ढंग से, इंपोर्ट करते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स का जो काफ़ी बड़ा इशू है, हमें एक्सपोर्ट करना है इसको, लेकिन हम अभी भी इंपोर्ट ही कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल इशूज़ भी, क्योंकि रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना पड़ता है जो कि हमारी इंडिया में काफ़ी महंगा पड़ जाता है। ठीक है, कॉस्टलियर है ये। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स को बूस्ट करने के लिए लिए गए हैं, तो इन्होंने एक हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड्स बनाए हैं। अमेंडेड करिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम को। 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट को अलाउ किया है। फिर इन्होंने FICCI के साथ में मिलकर टेक्नोटेक्स इंडिया इवेंट को भी ऑर्गेनाइज़ किया। स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क को भी बनाया गया है।
अब देखते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स। कुछ न्यूज़ हैं जो कि शॉर्ट्स में हमें कवर करनी है। पहली जिसमें है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002। यहाँ पर क्या हुआ है कि जो कैबिनेट है उसने 3 नेशनल लेवल की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अभी अलाउ कर दिया गया है बनाने के लिए। ये जो हैं इनको हमें सेट करना है। क्यों सेट करना है? जिससे कि हमें जो हमारा गोल है सहकार से समृद्धि, उसको हम अचीव कर सकें। ठीक है जी। अब जो 3 कोऑपरेटिव्स बनेंगी, कौन कौन सी बनेंगी? तो पहली है नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगी एक्सपोर्ट्स करने के लिए। ठीक है, जो भी आपके सरप्लस गुड्स है उसको एक्सपोर्ट करेगी। प्राइमरी है नेशनल लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, जो आपकी प्राइमरी से नेशनल लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो इसके मेंबर बन सकते हैं। हायर एक्सपोर्ट्स जो है, इससे प्रोडक्शन जो है गुड्स और सर्विसेज का वो भी बढ़ जाएगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी बढ़ेंगी। ठीक है, इससे मेक इन इंडिया भी और आत्मनिर्भर भारत भी बढ़ेगा, उसको भी सपोर्ट मिलेगा। दूसरी जो है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी वो है नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी। ये अनलॉक करेगी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड और कंजम्पशन को। फार्मर्स को हेल्प करेगी कि उसके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के सही दाम उसको मिल सके। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी और मैनेज करेगी पूरी सप्लाई चेन की। फिर जो आपकी थर्ड है वो है थर्ड आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो है नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सीड सोसाइटी, जो एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगी प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग में। जो आपके गुड्स होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसकी प्रोक्योरमेंट, उसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड ये काम करेगी। प्रिजर्व करेगी इंडिया के नेचुरल इंडिजीनियस सीड्स को, इंक्रीज़ करेगी सीड रिप्लेसमेंट रेट्स को, और रिड्यूस करें कि हम सीड्स जो हैं उसको इंपोर्ट कम से कम करें। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो एक स्टेट सब्जेक्ट हैं, लेकिन जो मल्टी स्टेट वाली होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको सेंटर जो है वो रेगुलेट करता है। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी तो हैं जिसकी एक्टिविटी एक स्टेट में नहीं होती, उसका फंक्शन जो है अलग अलग स्टेट्स में चल रहे होते हैं। डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है वो प्लान कर रही है कि दुनिया का लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर कोऑपरेटिव सेक्टर जो है उसको सेट किया जाए, उसको इस्टेब्लिश किया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ की है। ये फ्लैगशिप रिपोर्ट है, एक साल में 2 बार इशू होती है, जो कि एग्जामाइन करती है कि दुनिया भर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उसके प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, और फोकस रहता है इमर्जिंग मार्केट्स पे और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ पर। इसकी अगर हम प्रोजेक्शंस की बात करें तो इसने कहा है कि ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ जो है 2023 के थर्ड वीकेस्ट पेस पर चल रही है। वो स्पीड क्या है 1.7%। ठीक है, फिर है इंडिया को एक्सपेक्ट किया गया है 6.6% की ग्रोथ होगी इसकी। रीजन क्या है स्लो डाउन की? तो इन्फ्लेशन बढ़ गया भाई, महंगाई बढ़ गई है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम है, और रशिया यूक्रेन का वॉर जो हुआ है उसकी वजह से कई सारे डिस्ट्रप्शंस भी हुए हैं। एडिशनल एडवर्स शॉक्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कंट्री की ग्लोबल इकोनॉमी है वो रिसेशन में जा सकती है। रिसेशन का मतलब क्या होता है कि सिग्निफिकेंट परवेसिव एंड परसिस्टेंट डिक्लाइन हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी में 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादातर जीडीपी निगेटिव आती है। अब जो आपकी ये मल्टी ईयर पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो आपकी इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं ये देख रही हैं कि मल्टी ईयर स्लो ग्रोथ हो रही है, डेट बर्टन्स इनके बढ़ गए हैं और इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई है, और इसमें जो है डेवलपमेंट और क्लाइमेट गोल्स जो हैं वो भी ना मीट हो पाएंगे ऐसा लगता है। स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो कंट्रीज़ जहाँ पर 1.5 मिलियन पीपल या फिर कम हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर एक्सटर्नल ट्रेड पर रिलाई करते हैं। फाइनेंसिंग, लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन, एलिवेटेड डेट और ससेप्टेबल टू नेचुरल डिजास्टर के लिए ज़्यादा परेशान है, वल्नरेबल हैं। उसके बाद में बात करें कि कौन से स्टेप्स जो हैं जो नीडेड हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो जॉब्स भी बनेंगी, डेट ट्रांसपेरेंसी रहेगी और कॉपरेशन बढ़ जाएगा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2023 की रिपोर्ट। तो आखिर ये रिपोर्ट क्या है, इसको किसने प्रोड्यूस किया है, चलो देखते हैं। इसको प्रोड्यूस किया है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने,
साथ में पार्टनरशिप इनकी करी गई है UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड 5 UN की जो रीजनल इकोनॉमिक कमीशंस हैं, इन सब ने साथ में मिलकर इसको रिलीज़ किया है। इसने हाईलाइट किया है कि कोविड-19 पैंडेमिक जो है और यूक्रेन में वॉर हुआ है, इसकी वजह से 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमी काफ़ी नुकसान में रही, काफ़ी हिल गई है हमारी इकोनॉमी। वर्ल्ड आउटपुट ग्रोथ जो है उसको प्रोजेक्ट किया है कि अब वो कम हो जाएगा, दुनिया भर में जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा, आउटपुट ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी, ऐसा इन्होंने बताया। इन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि अभी हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर में रीएलोकेशन करने की ज़रूरत है, सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है एजुकेशन, हेल्थ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको और बढ़ाया जाए। अब आखिर ये क्या है जिसने ये रिलीज़ किया है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल अफेयर्स को भी देख लेते हैं। तो UN चार्टर में ये बनी है, 2030 का एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए बनी है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इसके जो कंट्रीज़ हैं उसकी इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, ये वर्क प्रोग्राम है, 3 एरिया में काम करती है कि नॉर्म सेट करती है, एनालाइज करती है, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करती है। और कौन कौन सी रिपोर्ट्स है जो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्च करती है, वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022, वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। ओके, अब आगे देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को। तो अभी क्या हुआ है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 को रिलीज़ किया है। ये रिपोर्ट है, ये एनुअली पब्लिश की जाती है ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे पर। ये जो है ये हाईलाइट करती है रिस्क को, किस किस रिस्क को, 5 कैटेगरी की रिस्क को ये हाईलाइट करती है, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल, सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजिकल। ग्लोबल रिस्क का मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एक इवेंट जो है, कंडीशन जो है वो नेगेटिवली पूरी दुनिया की GDP को इम्पैक्ट करे, उसको हम ग्लोबल रिस्क बोलते हैं। ठीक है, ग्लोबल रिस्क जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के लिए सीवियर हो सकता है। तो टॉप 5 रिस्क जो कि इंडिया में देखे गए हैं वो क्या हैं, डिजिटल इनइक्वालिटी, जियोपॉलिटिकल कंटेस्ट फॉर रिसोर्सेज, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, डेट क्राइसिस, नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ओवर शॉर्ट एंड मीडियम टर्म्स। ये जो कुछ रिस्क हैं जो इंडिया में होंगे, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया है। और क्या बताया है, तो इन्होंने कहा कॉस्ट ऑफ लिविंग डोमिनेट्स ग्लोबल रिस्क। ग्लोबल रिस्क में सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड क्या है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो रिस्क है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। ठीक है, अगले 2 सालों में डोमिनेट करेगी। क्लाइमेट एक्शन अगर फेलियर हो जाता है तो अगले 10 सालों में वो जो क्लाइमेट एक्शन फेलियर से रिस्क होने वाली है वो डोमिनेट करेगी। इकोनॉमिक आफ्टर इफेक्ट्स जो है कोविड-19 के, यूक्रेन वॉर के, इसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है, मॉनेटरी पॉलिसी नॉर्मलाइज हो गई है और लो ग्रोथ, लो इन्वेस्टमेंट एरा स्टार्ट हो गया है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो AI है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से इनइक्वालिटीज़ और डिजिटल डिवाइड बढ़ जाएगा। सिर्फ 34% क्लाइमेट फाइनेंस जो है अभी क्लाइमेट एडाप्टेशन के लिए लगाया गया है। इन्हों की क्या रिकमेंडेशंस हैं, तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी हैं कि मल्टी डोमेन में इन्वेस्ट किया जाए, रिस्क आइडेंटिफाई को इम्प्रूव किया जाए और ग्लोबल रिस्क प्रिपेयरनेस को रीबिल्ड किया जाए। और क्या कहा गया है, तो ये जो फोरम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में एक NPO की तरह, नॉट फॉर प्रॉफिट की तरीके से इस्टेब्लिश हुई थी। इसके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए। ये जो रिपोर्ट आई है अभी, इसने 10 तरीके के रिस्क को एनालाइज किया है। चलो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 साल वाली है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस हो सकती है, नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं, जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन, फेलियर टू मिटिगेशन क्लाइमेट चेंज, इरोजन ऑफ सोशल कोहेशन, लार्ज स्केल इन्वायरमेंटल डोमेन इंसिडेंट्स, फेलियर ऑफ क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन, फिर वाइड स्प्रेड साइबर क्राइम एक्सेट्रा। ये जो हैं ये रिस्क हो सकती हैं। इन्हें याद मत करने बैठ जाना भाई, पेपर में नहीं आने वाली हैं। ठीक है, आलतू फालतू चीज़ें ज़्यादा याद मत करो, वरना पता चले जो काम की चीज़ें वही भूल जाओ एग्ज़ाम में। चलो
नेक्स्ट टॉपिक है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है? तो आरबीआई ने 5 साल और 10 साल के ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं वो इशू करेगी करंट फाइनेंशियल ईयर में, जिसके रुपीज़ हैं 4,000 करोड़। ग्रीन बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो कि कोई भी सॉवरेन एंटिटी जो है, इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप या फिर एलियंसेस इशू करती हैं, और एम ये होता है कि जो उससे पैसा आएगा वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड किसी भी काम में लगाया जाएगा। ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है भाई? तो सिग्निफिकेंस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सकता है। गुड प्रैक्टिसेस को ये इंगेज करेगा, लोगों को गुड प्रैक्टिसेस में इंगेज करेगा। जो भी फाइनेंस जो अभी खाली पड़ा हुआ है लोगों के घर में, उसका यूज़ किया जा सकता है किसी डेवलपमेंट में। चैलेंजेस ये है कि ग्रीन वॉशिंग हो सकता है। ग्रीन वॉशिंग क्या है? ग्रीन वॉशिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो कंपनी जब वो शो ये करती हैं कि हम बहुत ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वो प्रोसेस इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती नहीं है। ठीक है। अब हम बात करें जो भी ये ग्रीन बॉन्ड्स हैं जिनको ये आरबीआई इशू करने वाली है, तो ये एक यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन के ज़रिए इशू होगी। 5% रिजर्व होगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। रेपो और एसएलआर पर्पस के लिए एलिजिबल है। इसको ट्रेडिंग किया जा सकता है सेकेंडरी मार्केट में, और इसको स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ फॉर इन्वेस्टमेंट के तौर पर डेजिग्नेट किया जाएगा। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए ग्रीन बॉन्ड जो है वो जारी किया जा सकता है? तो क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, ग्रीन बिल्डिंग्स एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी इफिशिएंसी, पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल, सस्टेनेबल वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये एलिजिबल हैं। ओके। और अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक एंड सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स अब कौन से हैं? तो एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक से इसको डोमेस्टिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स कहा गया है। ये वो बैंक्स होते हैं जो इतने बड़े हैं, अगर ये फेल हो गए तो कंट्री का पूरा जो भी सिस्टम है वो ही गड़बड़ हो जाएगा। इतना ही हमें इसमें ध्यान रखना है। उत्कर्ष 2.0 की बात करें तो आपके जो आरबीआई है उसने मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क उत्कर्ष 2.0 जो है वो जारी कर दी गई है। पहली स्ट्रेटजी जो है वो 2019 में लॉन्च की गई थी, अब ये 2.0 लॉन्च हुई है। इसका विजन ये है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, ट्रस्ट सिटीजन्स का इंप्रूव करना है आरबीआई पर, इन्हांस करना है रेलिवेंस और सिग्निफिकेंस नेशनल ग्लोब रूल्स में, ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल एथिक्स ड्राइवन गवर्नेंस करनी है। फिर है T+1 सेटलमेंट। चाइना के बाद में इंडिया दूसरी कंट्री ऐसी बन गई है जिसने T+1 सेटलमेंट को अभी अपनाया है। अब ये क्या है? तो पहले T+2 सिस्टम, T+3 सिस्टम चलता था, लेकिन T+1 जो सिस्टम है इसमें क्या है कि जो भी ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट है वो 24 घंटे के अंदर हो जाएगा। जिस दिन आपका ट्रांजेक्शन हुआ है उसके 24 घंटे के अंदर आपका जो भी सेटलमेंट है वो हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? वर्ल्ड एक मिनट वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2023 की रिपोर्ट आई है। आईएलओ ने इसको रिलीज़ किया है। आपको ज़रूरत है कि आपको ये ध्यान रखना है कि किसने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है। ठीक है। तो रिपोर्ट रिलीज़ करने वाली बॉडी कौन है? आईएलओ। ठीक है। इन्होंने क्या फाइंड किया? इन्होंने कहा ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ 1% ही इम्प्रूव होगा 2023 में, सिर्फ 1% ही ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जो पॉलिटिकल टेंशन्स, रिकवरी फ्रॉम पैंडेमिक इशू, सप्लाई चेन्स की वजह से अभी लेबर मार्केट में और कमी हो गई है, लेबर मार्केट की हालत और ख़राब हो गई है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वीमेन का वो 47.4% ही रहा 2022 में। मैन जो है उनका फोर्स जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 72.3% है, वीमेन का 47.4 है, काफ़ी कम है। अफ्रीका और अरब स्टेट्स में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ 3.3% जो है वो हम देख सकते हैं। आईएलओ क्या है? तो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओनली ट्रिपार्टिड यूएन एजेंसी है जहाँ पर जो गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयर हैं, वर्कर हैं, तीनों एक साथ मिलकर डिसीजंस लेते हैं। 187 इसकी मेंबर स्टेट्स हैं। ये प्रमोट करना चाहती है डिसेंट वर्क मिले मैन एंड वीमेन को। 1919 में क्रिएट हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से। इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी 1969 में मिला है। और दूसरी रिपोर्ट जो आईएलओ जनरेट करती है वो है ग्लोबल वेज रिपोर्ट एंड आपकी वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करें तो ये डिफ़ाइन कैसे की गई है? इसको डिफ़ाइन किया गया है कि कितने पर्सन जो है लेबर फोर्स में हैं।
ठीक है। टोटल पॉपुलेशन की परसेंटेज देखें, टोटल पॉपुलेशन है उसमें जितने लोग हैं और उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो लेबर फोर्स में हैं, ये होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। फिर नेक्स्ट टॉपिक है प्रज्वला चैलेंज। प्रज्वला चैलेंज क्या है, तो इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, जिससे कि ये इनवाइट कर सके आइडियाज़ को, सॉल्यूशंस को और एक्शंस को जो कि रूरल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, आइडियाज़ इनवाइट किए गए हैं कि इंडिविजुअल, सोशल, स्टार्टअप, प्राइवेट सेक्टर, हर कोई यहाँ पर आइडियाज़ दे सकते हैं। इसमें फोकस किया जाएगा वीमेन, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ कम्युनिटीज़ को, लोकलाइज्ड मॉडल्स को, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस को। ये लॉन्च हुई है अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम फॉर व्हीकल स्क्रैपिंग। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इसका क्या है कि पोल्यूशन को कम किया जाए, रोड पैसेंजर व्हीकल सेफ्टी है, ऑटो सेक्टर सेल्स जो है वो इम्प्रूव हो, उसको बूस्ट हो, फ्यूल एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके और इनफॉर्मल जो व्हीकल स्क्रैपेज इंडस्ट्री है उसको फॉर्मलाइज किया जा सके। की हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो फिटनेस टेस्ट होगा 20 साल पुरानी जो भी पर्सनल व्हीकल्स हैं उनका। ठीक है, एक रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी को बनाया जाएगा और एनकरेज किया जाएगा पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई व्हीकल सिर्फ इसलिए नहीं स्क्रैप मानी जाएगी क्योंकि उसकी एज हो गई है, बल्कि और फैक्टर्स भी ध्यान में रखे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम। जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स की, उसने बाइंड स्कीम जो है इसको 2025-26 तक अप्रूव कर दिया है। ये जो स्कीम है ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है जो कि मॉडर्नाइजेशन टू पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती जो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन है, इसका मॉडर्नाइजेशन करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। ये नेसेसरी फाइनेंशियल सपोर्ट देगी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा वो सब प्रोवाइड करेगी, जिससे कि ये जो आपकी दोनों चीज़ें हैं पब्लिक ब्रॉडकास्टर है इनका मॉडर्नाइजेशन हो सके। कुछ टर्म है उसको भी हम देख लेते हैं। एक है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो एफएम तो नाम सुना ही होगा। ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को इनकोड किया जाता है। ठीक है, एनालॉग डिजिटल सिग्नल में, जिसमें जो है कैरियर वेव फ्रिक्वेंसी से इसको क्या करा जाता है, इनकोड किया जाता है और उस प्रोसेस को हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसी के साथ में हमारी जो इकोनॉमी है वो होती है कवर। आई होप आपको समझ में आई होगी। कोई भी अगर इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बोल सकते हैं, उसको आप कमेंट कर सकते हैं, आपको सल्यूशन ज़रूर मिलेगा। अगर आपको समझ में आया है, आपको अच्छा लगा, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।